ह्यूमन इमोशन स्टार्ट आ रही है ना? हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं, एक अभी क्या बात कर रहे थे, ये रुस्वा वाला अवध वाली बात जो अपन बता रहे थे, अवध की और फैसिनेटिंग स्टोरीज। एक तो जो लवर्स की जैसे आप बता रहे हो, वो तो मतलब जात धर्म ये देख के किसी को वो करते ही नहीं थे। अब क्यों नहीं होते ऐसे लवर्स? नहीं, देखिए, अगर सी आई हैव ऑल्सो रिटन अ बुक अबाउट द रूरल लव अफेयर्स, जिसकी नॉवेल आने वाली है मेरी। इट्स नेम इज सैक्रेड यूनियंस एंड टेल्स फ्रॉम पूर्वांचल, जो कि आएगी 5-6 महीना में, 8 महीने में आ जाएगी। सी अभी ऐसी बात नहीं कि लव जो है या हेट जो है या ये सब इमोशन है, और ह्यूमन बीइंग मैन काइंड के साथ ये जब से ह्यूमन काइंड पैदा हुआ तब से उसको रुलाई आएगी, उसको गीत गाएगा, उसको मोहब्बत होगा। ये एक दिन के बात नहीं है, और ये नहीं कि आज खत्म हो गया कल है, और एक सोसाइटी में अब नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लव मदर का, लवर का, बिलवेड का एक बायोलॉजी है। व्हेन यू आर 12 ईयर ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड, आइदर ए गर्ल और ए बॉय, तो व्हाट हैपेंस कि जो इमोशन होते हैं आदमी के, व्हेन यू आर 12 ईयर ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड, तो क्या दिल्ली में जो 13 ईयर ओल्ड का बायोलॉजी किसी लड़के या लड़की का डिफरेंट होगा और किसी विलेज में डिफरेंट होगा? वो तो बेसिक तो सेम ही है। बेसिक तो सेम है। इफ a 14 year boy is attracted to a girl, और बॉय गर्ल तो इक्वल नंबर में हर जगह है, तो क्या उस शहर में ही अट्रैक्ट होगा? उसका जो जो बायोलॉजिकल जो केमिकल जो भी हार्मोन है, उस शहर के बच्चों को में ज़्यादा होगा मोहब्बत करने के लिए, गांव में कम होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। बट व्हाट हैपेंस कि बिकॉज ऑफ many limitations of a person also, he has to operate in a limited space, his vision also. So he will write the story or tell a story only about the people he is watching. अब चेतन भगत लिखें तो स्टीफेंस के और कैंपस में एमईटी कॉलेज पर लिख देंगे वो, बिकॉज he knows that world, he completely ignorant from rural life, or he doesn't want, because he might not be suiting his interest or whatsoever. But it doesn't mean कि what is happening in Amity or Stephens are not happening in the rural area also. Of course they have their own different share of struggle. वहाँ मोहब्बत के क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं, आप एक बार एडुकेटेड उसके क्या होते हैं, लेकिन मोहब्बत तो होगा ना, बिकॉज इट इज इमोशन, अट्रैक्शन तो होगा, इट इज बायोलॉजी। यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग इट, यू आर एक्सप्लोरिंग इन ए सर्टेन एरिया, तो फिर पढ़ने वाले को भी लगने लगता है कि भाई यही आज मोहब्बत आज इस तरह का क्यों नहीं, ही रांझा की तरह हो, नहीं हो रहा है। और बंदिशें बहुत है ना, बंदिशें बहुत नहीं एम्पलीफाइड है ना। मीडिया पहले न्यूज़पेपर था, तो बाद में आपको टीवी आया, तभी डिजिटल मीडिया है, तो यू देखिए बहुत सारा मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हो जाती हैं। जैसे सोशल मीडिया में, जैसे यू आर वॉचिंग द सेम थिंग टाइम एंड अगेन, एक रील को 5 बार आप वायरल जिसका नाम देते हैं, तो समहाउ you get the manufactured publicity, which may not have that proportion at the ground level. Or you are demonstrating some, एक निर्मल क्या नाम है जिसका हत्याकांड हुआ था, जो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में 2013 में, निर्मम क्या उसका नाम था लड़की का, निर्भया। अच्छा, निर्भया, ओके, निर्भया रेप केस। तो अब शिवाजी इन दिल्ली गवर्नमेंट का सीट ऑफ पावर है, कांड हुआ, बहुत ही हीनस क्राइम था, रेप हुआ, मर गई, उसके बाद से इट बट द मीडिया वाज आल्सो देयर व्हिच एम्पलीफाइड इट, मैग्निफाइड इट, एंड इट क्रिएटेड द इम्पैक्ट। बट इट इज ए हीनस टेंडेंसी दैट इज वेरी मच देयर एवरीवेयर, नेगेटिव टेंडेंसी है। तो इस तरह के इतने बड़े पॉपुलेशन, 140 करोड़ के पॉपुलेशन में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है गांव में? बिल्कुल हो रही है। बट स्टिल डिस्पाइट ऑल इट्स रिच, द मीडिया इज नॉट showing them off, is not in a position to show that. Okay.
इट इज नॉट इक्विप टू शो दैट। इट इज तो वर्चुअली होता क्या है कि इट इज तो एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड हुआ ना कि भाई निर्भया दिल्ली में ही ऐसा कांड क्यों हो रहा है बार बार, क्योंकि फैक्ट है कि और जगहों पर हो रहा होगा। इट इज अनएक्सप्लोर्ड। दिस इज व्हाट द राइटर्स पर्सन लाइक अस डू बाय एक्सप्लोरिंग देयर स्टोरीज। ओके, तो सर इसमें आपने लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ, ये लालू जी के साथ आपने लिखी। तो आपने लिखा है, लालू जी ने बताई है कहानियाँ। और इसमें जो स्टार्टिंग करते हैं तो सर गोरखनाथ आपके लिए इतना इम्पैक्टफुल और इतना इम्पोर्टेंट, इतना क्रूशियल क्यों है? देखिए ये जितने इसमें 4 स्टोरीज हैं, सोरठी बृजभार, पिंगला भर्तृहरि, हीर रांझा एंड सारंगा सदाब्रिज। गोरखनाथ was 11th century saint, and he, like the saints of his era, all the saints, the mystics, either the Sufis or the Bhakt, don't go too much in the philosophy, but one thing that you can say that they propounded the inclusive philosophy. They were for all. They were not only for a particular community. They were not serving the vested interest of the society. And they propounded, they gave some ideas, some philosophy, some medicine to the society. That was a balm to all the section of the society. तो ये स्टोरी जो देखते हैं, चारों स्टोरी, तो all the 4 stories, लव, लस्ट, इमेंसिपेशन, लिबरेशन का स्टोरी है। ऑल दीज स्टोरीज हैव इट्स ओरिजिन इन द फोकलोर ऑफ गोरखनाथ। दैट्स व्हाई दीज 4 स्टोरीज फिगर, बिकॉज दे एमनेट from his philosophy, from his teachings, from his inclusive way of preaching the people, approaching the people from all walk of life. I mean, Heer Ranjha story, Ranjha और हीर, वो चेनाब रिवर के किनारे मुस्लिम फैमिली थी, बट रांझा बिकम द डिसिपल ऑफ गोरखनाथ। जो स्टोरी है, स्टोरी ऐसे सोरठी बृजभार के स्टोरी में जाएंगे तो सोरठी बृजभार इन द प्रीवियस बर्थ दे वर फेरीज इन द हेवन, इन द इंद्राज कोर्ट, एंड विद अ कर्ज दे केम टू द लैंड, टू द प्लैनेट अर्थ, जहाँ पर सोरठी बृजभार जो थे वो शिष्य बने गोरखनाथ के। ऐसे ही आप भर्तृहरि पिंगला में जाएंगे तो भर्तृहरि was a king who was very much in lust with his wife, and his wife was deceiving him. She was loving some horseman. Oh, that infidelity. हाँ, infidelity था उनके पास। तो एंड राजा इतने इन्फैचुएटेड थे उनसे कि एवरीथिंग छोड़ करके रात दिन उसके साथ रहते थे। एंजॉयड द कंपनी एंड पिंगला के। तो गोरखनाथ शोड हिम द मिरर, ये रियलिटी क्या है, एंड ही वाज डिसएंचेंटेड एंड ही बिकम अ सेंट विथ गोरखनाथ, एंड भर्तृहरि इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 9 ग्रेट योगीज ऑफ नाथ संप्रदाय। तो ही इन दिस केस ही, गोरखनाथ जो थे उनको लस्ट के दुनिया से निकाल करके बाहर ला करके योग की दुनिया पर उस किंग को, सन्यासी की दुनिया में लाए उनको। तो दैट पे मैंने गोरखनाथ, रारी सरंगा सदाब्रिज में सदाब्रिज टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम गोरखनाथ। तो ये जो 4 स्टोरी है उसके मूल में जो फिलॉसफी है, जो टीचिंग्स है, वो गोरखनाथ की है। और इंक्लूसिव सारे तरह के सारे कास्ट कम्युनिटी, विवर्स कम्युनिटी के, छोटे किसान कम्युनिटी के कैरेक्टर्स उसमें मिलते हैं। उसमें कोई ब्राह्मणिकल ओल्ड क्लासिकल डोमिनेशन, जो ब्राह्मण की बात आप करते हैं, वो कोई गुरु नहीं होता है उसमें। गोरखनाथ के जो फिलॉसफी, आपने इसमें लिखा है कि वो जो अपना गुरु चूज करते थे वो वैसे एग्रीकल्चरिस्ट है या वीवर्स हो गए, ब्राह्मणिकल नहीं होते थे। ऐसा क्यों था सर? ऐसा इसलिए था कि सोसाइटी में जो ओरिजिनल सेंट होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं,
they don't propound a particular sect, they're for all. हिंदी में सर, हिंदी में। हाँ, हिंदी में ही मैंने आपको ये जो सेंट, जो भी सेंट है, वो चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हो या कबीर हो या सेंट गोरखनाथ हो, सूरदास, तुकाराम हो, रस खान जिसकी बात आप पहले कर रहे थे, तो ये सारे सेंट होते हैं, किसी कम्युनिटी के सेंट नहीं होते हैं। वो होते हैं कि भाई दुनिया में जो भी उनके पास तकलीफ लेकर के गया अपना, जिसको कोई परेशानी है, इमोशनल परेशानी है या वर्ल्डली परेशानी है, तो अपने को शेयर करता है और वो चाहता है कि भाई हम सबको जो ईश्वर का आशीर्वाद है वो सबको, ईश्वर सबके लिए बराबर है, वो मान के चलते हैं। तो प्रेयर सबके लिए करते हैं, सबको उचित रास्ता बताते हैं। तो किसी वो इसलिए कोई, आप मजार पर आज भी जाएंगे तो देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही आदमी नहीं, ऑफ कोर्स किसी मुस्लिम के नाम पर मजार जब बनता है तो किसी मुस्लिम के नाम पर, किसी पीर फकीर के नाम पर बनता है। कि आज भी आप जाएंगे, इतना जमाना बदल गया है, वहाँ हिंदू को भी देखेंगे, क्रिश्चियन को भी देखेंगे। आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो सिख को भी देखेंगे, मुस्लिम को भी देखेंगे, हिंदू को भी देखेंगे उसमें। बिल्कुल, क्योंकि पीर और फकीर, मिस्टिक, सेंट, भक्त, ये किसी सेक्ट के नहीं होते हैं। ओके, वो सबको इक्वल डिस्ट्रेसफुल लाइफ से एक रास्ता बताने का कोशिश करते हैं दुनिया में। और कबीर थे तो क्या कहिएगा कि उनको, वो किसी जाति, किसी धर्म के तो थे नहीं, उसके खिलाफ उनकी बहुत सारी वाणियां हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इस तरह की बहुत सारी बातों को आप सुनते हैं। तो वही है कि इसीलिए ये सारे जो लोग होते हैं किसी कम्युनिटी के नहीं होते हैं। ओके, तो सर ये जैसे ये गोरखनाथ ये जो सेक्ट था, और फिर ये गोरखपुर में जो ये पीठ बना, जो यूपी में भी, नेपाल में भी, महाराजगंज और आसपास का जो एक कल्चरल कैपिटल भी था, तो इसका पॉलिटिसाइजेशन होना कब से स्टार्ट हुआ? फिर पॉलिटिसाइजेशन इसका ब्रीफ में 1937 में होना शुरू हुआ। देखिए, गोरखनाथ कहाँ के थे, वो तो वांडरर मिस्टिक थे, ये नहीं मालूम है हिस्टोरियंस को। राजस्थान या पंजाब में भी जब चेनाब आज पाकिस्तान में है तो रांझा उनके डिसिपल बने, उनका प्रभाव था, तो ऑब्वियसली पंजाब में भी रहे होंगे, उनका प्रभाव रहा होगा ना। राजस्थान और हरियाणा के गाँव में आपको पिंगला का स्टोरी बहुत फेमस है। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो एक पायर इंडिया उस समय के, या नेपाल की जिसमें गोरखा कम्युनिटी आता है, तो ये आप कह सकते हैं कि तू एक बार गए गोरखपुर, जिसको बोलते हैं, उनके नाम पर स्थिति है, तो वहाँ जाके कुछ दिन ठहरे और कोई उनके डिसिपल थे जिनके साथ ठहरे, फिर वहाँ से चले गए। तो उसी छोटा सा जगह पर वो इस तरह के सेंट जहाँ जाते हैं उनका एक स्थान बन जाता है, तो मठ हो जाता है, तो उनके जो बाद के शिष्य परंपरा डेवलप किया होगा जिसमें लोग जाते होंगे। ये आपको 18th सेंचुरी में आपको अवध के नवाब सफुदौला साहब अवध के नवाब थे, और वहीं पर बाबा बुद्धनाथ, उसी जहाँ पर गोरखनाथ जी ठहरे थे, गोरखपुर तब तक बन चुका था इनके नाम पर, नाम उनका काफी था, प्रताप काफी था, विश्वास करते थे। गोरखनाथ जी के मरे हुए भी 400-500 साल तक हो चुका था, लेकिन एक संत की परंपरा चल चुकी थी। और वहीं पर एक बाबा रोशन अली रहते थे जो फकीर थे। तो ये दोनों को श्रद्धा थी गोरखनाथ से। ओके, ये तो महंत थे ही, उसके प्रीस्ट थे, और सूफी थे, तो सूफी और भक्त गोरखनाथ के स्ट्रीम से सब निकलते थे, सब उस समय के लोग थे। तो उसमें इन लोगों ने कि मंदिर बनना चाहिए, जगह होना चाहिए, तो सफुदौला नवाब के साथ उन्होंने उनको फरियाद लगाया, दोनों ने फरियाद लगाया, रोशन अली ने भी और बुद्धनाथ ने भी। तो रोशन अली, दोनों का प्रयास थे 52 एकड़ जमीन सफुदौला ने दिया, जिस पर आज जो गोरखनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं वो असफुदौला, बाबा बुद्धनाथ और रोशन अली का उद्देन है। अच्छा, उन्होंने जमीन दी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसी पर वो मंदिर बना। जो मंदिर के जो ग्लोरी है वो बुद्धनाथ के टाइम से शुरू हुआ। वो पॉलिटिकल जगह 18th 19th सेंचुरी तक नहीं था। हाँ, तो कोई जानता भी नहीं था। हाँ, अब देखिए रोशन अली का जो मजार है ठीक गोरखनाथ मंदिर के सामने है,
बगल में है उसमें। और उस समय वो मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बस्ती, बहुत सारे मुसलमान वहाँ पर अभी भी हैं। तो मुस्लिम हिंदू का तो कोई भेद नहीं, सब लोग जाते थे उसमें और सब लोगों को श्रद्धा थी। 1930s में सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और एक दिग्विजय नाथ वहाँ के महंत थे। ओके। उस दिग्विजय नाथ को हिंदू महासभा का गोरखपुर यूनिट का चीफ बना दिया सावरकर ने। अच्छा। अब उसी समय से राजनीति उसमें प्रवेश कर गया। उसके पहले किसी महंत के बारे में आप नाम भी नहीं जानते होइएगा। अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि वो राजनीतिक लोग नहीं थे ना, बैठे हुए हैं, धूनी रमाए हुए हैं, और जो भी आया वो अच्छी बात, उसकी नमस्कार किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, या दुख सुख जो सुनाया तो उसका उपाय बताया उन्होंने। तो अब ये दिग्विजय नाथ जो थे हिंदू महासभा के भी चीफ हो गए, चुनाव लड़ गए, फिर महात्मा गांधी के मर्डर केस में उनका नाम आ गया, दिग्विजय नाथ का अरेस्ट हो गए। तो अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। वो जो जिस पिस्तौल से मारा गया महात्मा गांधी को, वो पिस्तौल आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो दिग्विजय नाथ के यहाँ से वो पिस्तौल गया था। दिग्विजय नाथ ने उसको खरीदा था सिंधिया परिवार से। हे भगवान। तो इस तरह की बातें आई। तो फिर एक अब उसके बाद से राम मंदिर, वो सिंधिया परिवार से आया था वो पिस्तौल? सिंधिया परिवार ने बेचा था उसमें, उनके पास वो पिस्तौल था तो उन्होंने ये खरीद लिया था उन्होंने। और वही पिस्तौल जो है यूज हुआ महात्मा गांधी को मारने पर। तो कंट्रोवर्शियल फिगर हो गया ना। और कंट्रोवर्शियल हो जाने का ही मतलब नहीं होता है कि पॉलिटिकली आप अनसक्सेसफुल हो जाइए। पॉलिटिकली सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। कंट्रोवर्सी एंड पॉलिटिक्स गो टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट गेम। तो एमपी भी बने। 67 में उनका डेथ हो गया। ओके। और उनके जो शिष्य हुए अवैधनाथ हुए। अवैधनाथ कितना बार एमएलए रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और उनके बाद उनके जो शिष्य हैं वो आदित्यनाथ हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं, 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पॉलिटिक्स में है। तो प्रेजेंट जनरेशन who are not going in the history and they don't have time to see all these things. They are making impression about Gorakhnath with Adityanath and present politics, which is जो कि completely opposite है जो गोरखनाथ थे। ओके। उन्होंने लिमिट कर दिया उनको। लिमिट कर दिया ना। आदित्यनाथ भी ये जो योगी जो इसमें गीतें लिखी गई हैं, तो जो आप हरियाणा के, पंजाब के, नेपाल के इलाके में तो आज से 50 साल 40 साल पहले योगी उस गीतों को गाते थे ना। सुरठी ब्रिजभार या रानी सरंगा, सदा ब्रिज, और आपको हीर रांझा, ये सब तो योगी गीत गाते थे ना, जो कि गोरखनाथ के डिसिपुल थे। तो अब आदित्यनाथ जी थोड़े योगी गीत गाते हैं। उस नाम के तो कुछ और ही गीत गाते हैं। वो प्रेम के गीत तो नहीं गाते हैं ना। तो जो प्रेमियों के खिलाफ है वो। हाँ, तो वो मैंने पॉलिटिकल रूप है उनका। चीफ मिनिस्टर हैं और एक पार्टी से हैं, तो पार्टी का अपना एजेंडा है उसमें। तो लेकिन तब है कि ये जो प्रेम के गीत हैं, इसी से आगे बढ़ा है जो वर्षों तक, और सर्वाइव बाद के दिनों में करेगा। तो आप देखेंगे कि हीर रांझा की स्टोरी 500 साल पुरानी है, 600 से पता नहीं कितने साल पुरानी है। वो कितने समय के स्पेल्स आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हीर रांझा पर केतन मेहता ने फिल्म बनाया था, फिर फिल्म नहीं भी बने, कुछ भी हो, लेकिन ये स्टोरी टाइमलेस स्टोरी, गाने हैं, इतना गाने है, एटर्नल है। यही इसी सब स्टोरी से जो है, सुरठी ब्रिजभार के पहले फिल्म नहीं बनी हो, लेकिन योगी बाद में नाच वालों ने अपना, जो स्टेज आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपना लिया, उस गीतों को गाते हैं, तो लोक गीतों में चला गया। तो मान लीजिए हमने लिखा तो ठीक है, लेकिन ये सब टाइमलेस स्टोरी है, ये चलेंगी। अभी पता चला कि पॉलिटिक्स में जो आदमी है तो इतना ना प्रोनाउंस्ड इसका इम्पैक्ट होता है थ्रू द मीडिया कि लगता है कि अब यही है, लेकिन पता चला कि कोई भी नेता होता है 5, 10, 20 साल के बाद उसका नाम भी कोई नहीं लेता है, लेकिन ये स्टोरी नहीं मरती है, नहीं मरेंगी।
तो आपको क्या लग रहा है, पॉलिटिकल होने की वजह से इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा है या घटा है? नहीं, पॉलिटिकल होने का के प्रभाव से एक स्पेल है। जैसे मान लीजिए कि सूरज को, सन को जिस टाइम में उगना होता है उसी टाइम पर उगता है, और जिस टाइम पर डूबना होता है उसी टाइम पर वो डूबता है वो। लेकिन कभी कभी क्लाउड्स जो होते हैं उसको लगा के सन तो आज उगा ही नहीं। लेकिन सन तो भाई वो तो उसी टाइम में अर्थ, पृथ्वी जो घूमती है वो तो नेचुरल साइकिल है ना। तो सन तो हुआ ही है, वो कभी पुराना ना हुआ है ना पुराना होगा, वो चलते रहेगा। लेकिन ये क्लाउड्स जो हैं, वो क्लाउड्स जो डिसिपेट होंगे ना, वो स्टोरी खत्म नहीं होगी। क्योंकि लव एक इमोशन है, मोहब्बत प्यार जो है ये राग है जीवन का, जो कि सभ्यता के साथ चलती आ रही है। तो रागों के साथ जो कहानियां और जो गीत है वो खत्म कभी नहीं होंगी। इंसान खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म, आएंगे जाएंगे। हाँ, लेकिन बादल भी तो, लेकिन बादल कभी परमानेंट हो सकता है, वो तो डिसिपेट करेगा। तो ये लोग बादल हैं, ये आदित्यनाथ है। जो भी पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, ये बादल है, वो फट जाएगा, फिर चलेगा, फिर कोई नया बादल आएगा। तो ये सब भी आप पसंद करते हैं आदित्यनाथ को? देखिए, पसंद हम इंडिविजुअली पूछिएगा तो हम इस तरह के लोगों को नहीं पसंद करते हैं। आपने भगवा पहना? नहीं, भगवा नहीं, भगवा भी अगर हो तो भगवा को भी हम क्यों आदित्यनाथ से जोड़ के देखें? भगवा के वो क्या भगवान उन्होंने क्रिएट किया है, या पीला रंग उन्होंने क्रिएट किया है, या ऑरेंज उन्होंने क्रिएट किया है? वो तो हजारों साल से नेचर के रंग हैं। आप इंद्रधनुष देखते हैं तो उसमें 7 रंग हैं। तो अब हम आदित्यनाथ को देख के तो भगवा नहीं पहन रहे हैं ना भाई। आदित्यनाथ ने किसी को देख के भगवा पहना होगा ना। तो भगवा रंग हो, या लाल रंग हो, या पीला रंग हो, या हरा रंग हो, ये उजला रंग हो, तो प्रकृति का रंग है जो आपको इंद्रधनुष में मिलता है। पता नहीं इंद्रधनुष कब से निकलता है, यहाँ पर हजारों सैकड़ों सेंचुरी से निकलते हैं वो ना। तो इसमें अगर हम कुछ पहन लें तो आपको लग जाए कि भाई ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो मायोपिक विजन हो गया ना। उसमें हम में थोड़ी दोष है। बात तो ठीक है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ सर आपको। मैं एक मेरी फिल्म के म्यूजिक के लिए एक बार बाड़मेर गया था। मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ ये। तो बाड़मेर गया था, तो वहाँ पे ये मिरासी होते हैं जो गाने गाते हैं, और वो सारे मुस्लिम हैं। और पर उनमें मुस्लिम वाले ना वो रिचुअल है ना कुछ और है, उनके घर में हिंदू मंदिर है, और वो उनके जजमान जो है वो राजपूत हैं। तो वो गाना गाते रहते हैं, और स्पेशली वहाँ पे मूमल महेंद्रा के राजस्थानी लोकगीत और ये सारा। तो 2006 में थार एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, और वो थार एक्सप्रेस मुनाबा जो आखिरी स्टेशन पड़ता है राजस्थान में, बाड़मेर में, और वहाँ से पाकिस्तान में जाना था। वो खोखरपुरा है या ऐसा कोई गांव का नाम है, वहाँ वो जानी थी। तो उसके इनॉग्रेशन के लिए लालू यादव वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि लालू यादव पहुँचे तो उन्होंने जो फोक सिंगर हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने फोक सिंगर्स को बुलाया। तो उन मिरासी जो थे 6-7 लोग, उनको बुलाया, और उन्होंने कव्वाली गाई, और वहाँ के वो खूब बढ़िया गाने सुनाए कि लालू जी ने रेल चलाई, हमारे धोरा में रेल आई, धोरे में मतलब टिल्लो में रेल आई, और इस तरीके से करके। और लालू बड़ा खुश हुए है सुन के। और उनको रेलवे वालों को बोला कि ये सब के सबको नौकरी दे दो। तो उन 6 के 6 लोगों को वो नौकरी मिली। हाँ, तो जब वो नौकरी लेने गए तो उनको बोला गया कि भाई आपको तो नौकरी कैसे मिलेगी, आप तो उस तरीके से काबिल नहीं है, या उत्तीर्ण नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर वो दोबारा लालू से मिले। तो लालू ने फिर उनको बुलाया अधिकारी को, और बोला कि लालू का हुक्म और खुदा का हुक्म बराबर है। ये नौकरी लग जानी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लालू यादव को मैं इससे जोड़ रहा हूँ 2 चीज़ों से। एक तो उनका फोक के प्रति, आर्ट के प्रति जो लगाव है, और दूसरी चीज़ एक उनका गरीब गुर्बत का ये कि सोशल जस्टिस, और भाई ये काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इनको एक रोजगार मिले। तो ये जो किताब आपने लिखी, इसमें भी स्टार्टिंग में आप देखते हैं तो वो नाटक करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर करते हैं, वो लहाना सिंह के डायलॉग्स याद रखते हैं। तो लालू यादव में ये सारे गुण जो हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, होता क्या है कि जैसे लालू प्रसाद जी जब 1990 में चीफ मिनिस्टर बन गए और एक कद्दावर नेता बन गए, तो लोगों ने उनके केवल एक पक्ष को देखा कि बहुत
पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद से, पॉलिटिकल पावरफुल लीडर बन जाने के बाद से उसी एंगल से आदमी देखने लगता है। लेकिन लालू यादव ऐसे बिरले नेताओं में है जिनमें अभी आपने सुनाया तो हमको बहुत खुशी हुई कि मैं उस स्टोरी को नहीं जानता था जो आपने सुनाया आदित्य हमको, लेकिन इसी तरह के एलिमेंट को लालू प्रसाद को मैंने पकड़ा। अब देखिए, वो जो पहली किताब आपने निकाला था, बायोग्राफी जो हम लिख रहे थे, तो हिंदी में ट्रांसलेट हुई है, इंग्लिश में गोपालगंज से रायसेना, गोपालगंज टू रायसेना ओरिजिनल इंग्लिश में ही है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, जो हिंदी में वो ट्रांसलेट हुई है। तो उस समय लालू जी जेल में थे, उनका पॉलिटिकल बायोग्राफी हम लिख रहे थे। लेकिन देखिए, उस आदमी के अंदर लोक जीवन किस तरह से जिंदा है कि कोई आदमी जेल में है, उससे लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो बीमार है, वो इतना टॉर्चर है कि 4-4 साल जेल में, कब हमारी जमानत होगी, सुप्रीम कोर्ट तक बेल अपोज हो रहा है। और वो आदमी इस बायोग्राफी लिखने के क्रम में हमसे बोलते हैं कि नलिन जी, ये जालिम देव पर आप क्यों नहीं लिखते हैं? अब जालिम देव सुरठी ब्रिजभार पढ़ेंगे तो उसका एक डेमन कैरेक्टर है वो, अच्छा, जो ब्रिजभार को खा जाता है। ओके, ही जे डेमन, बड़े ह्यूज डेमन जो है, एक केदली बन जंगल है जिसका वो राजा है, सारे आदमियों को वो खा गया है वहां पे, और उस जंगल पर वो राज करता है। तो लालू यादव हमसे पूछते हैं कि जालिम देव, और वो जेल में है, उनकी हम ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, पॉलिटिकल बात लिख रहे हैं, तो और जालिम देव जब खा जाता है ब्रिजभार को, तो ब्रिजभार पेट में चला जाता है जालिम देव के, वहाँ वो प्रेयर करता है गोरखनाथ का, तो गोरखनाथ उसको उपाय बताते हैं कि तुम एक बैग भी खा गया है, तुम्हारा बैग, गोरख जो ये जालिम देव जो है, उस बैग में एक चाकू है, चाकू निकालो और उसका पेट फाड़ के तुम बाहर चले आओ। तो एक स्टोरी है इसमें। अब लालू यादव अपने बचपन में इस स्टोरी को सुना होगा उन्होंने, किसी योगी के गीतों में सुना होगा, किसी लोक कथाकार से सुना होगा, लेकिन इस जालिम देव को आपको हंसी आ रही है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, उस डिस्ट्रेस के टाइम में भी वो मेरे सामने इसको याद कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस तनावपूर्ण माहौल में, जेल में रहते हुए जिसका बायोग्राफी लिखा जा रहा है, पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखा जा रहा है, वो डेविएट करके उससे, और वो अपने बचपन में वो जो कहानी सुना था, जालिम देव एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जालिम देव दैत्य है, और उसको मिस कर रहा है, उसको याद कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके भीतर एक लोक संसार बसता है, और चंचल है वो, संसार बसता है उसके अंदर, वो कहानीकार बसता है। तभी इतने लंबा बड़ा नेता होने के बावजूद भी सारे समस्याओं की जालिम देव को याद करता है। कभी कभी सुरठी के गीत गाने लगते हैं, बाबा गोरखनाथ की बात करते हैं, योगियों की बात करते हैं। आपने खुद सुना है कि थार में गए, उन्होंने नौकरी दे दी, प्रभावित हुए। तो लालू यादव का, तो हम उससे इंस्पायर्ड हुए कि भाई, अब ये नहीं कि लालू यादव ने पूरी कहानी हमको कह दी, हमने लिख दिया। लालू यादव को पूरी कहानी याद किसी को नहीं रहेगा, पूरे सुरठी ब्रिजभार और रानी सरंगा, लेकिन कुछ स्टैंजा को उन्होंने सुनाया। तो फिर राइटर का काम क्या होता है? हमने रिसर्च किया उसके ऊपर, हमने पढ़ा, देखा कि भाई इतने स्टोरी पर फिल्म बनी है, टाइमलेस स्टोरी है। हीर रांझा के स्टोरी को अपने ज़माने में गालिब साहब ने भी उसको उद्धृत किया जब उन्होंने पोएम लिख रहे थे। तो मेनी राइटर्स के थीम बने हैं। नील राथमेल इंग्लैंड के ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने उस स्टोरी को लिखा है। सुरठी ब्रिजभार और नाथ संप्रदाय पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने इस पर बहुत सारा रिसर्च का काम किया। उन्होंने आपको ये ओशो रजनीश जो हैं, उन्होंने एक संहिता खड़ा कर दिया है गोरखनाथ के ऊपर। सुमित्रा नंदन पंत से बातचीत करके बता रहे हैं उनको। तो तब इस सारे रिसर्च करके हमने वो पूरे स्टोरी को रीबिल्ड किया। और फिर हमको इंस्पिरेशन लालू यादव, लेकिन इंस्पिरेशन तो हमको दिया, क्योंकि उन्होंने बायोग्राफी के क्रम में हमको बताया था। तो उनको क्रेडिट नहीं देना, जो है उनका नाम नहीं देना, ये एक राइटर के द्वारा डिजॉनेस्टी होता है ना। इससे लोग जानेंगे कि लालू यादव का जो
एक और बहुत बड़ा जो लोक पक्ष जो है वो भी तो सामने आता है कि लालू यादव केवल नेता चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो लोक जीवन में भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। और वो जो प्रेम है लोक जीवन के लिए, इस कहानियों को जिंदा रखा है उनके भीतर। तो एक इंस्पिरेशन हमको कहानीकार के रूप में है। अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही बताएंगे कि उनके जो पार्टी के जो जूनियर लोग हैं, जो उनके संतान हैं, जो दूसरे पार्टी को जो चाहते हैं, उनको सम्मानित करें। इस तरह के नेता के लिए राजनीति का तो उनका जो है वो है ही कि उनकी सरकार बने या नहीं बने, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह के लोगों को ऑनर करना चाहिए, बिकॉज कि अगर मान लीजिए कि लालू यादव ने इसका बीजारोपण नहीं किया होता तो हम हो सकता है कि नहीं लिख पाए होते या बाद में लिखते, कौन जानता है इस बात को। तो दैट वे सच लीडर्स आर ग्रेट एसेट फॉर द कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ सोसाइटी। ओके, पर सर कल्चर लिटरेचर की बात तो ठीक है, पर अब लालू यादव का राजनीतिक रूप देखते हैं तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ऐसे नेता नहीं होने चाहिए, ये कैसे नेता है, कंप्लीट करप्ट, गुंडा राज, जंगल राज, कबीर राबड़ी को बना दिया, बिल्कुल अनपढ़ लोग। ये इस छवि को आप कैसे देखते हो? देखिए, पॉलिटिक्स और लाइफ, पॉलिटिक्स एक डायमेंशन है लाइफ का। यू अडॉप्ट योर करियर। आप फिल्म मेकर बन गए, हम राइटर हो गए, लालू यादव पॉलिटिशियन हो गए, कोई बैंकर हो गया। ओके, तो जो भी प्रोफेशनल वर्ल्डली लाइफ है, इसके अपने पिटफॉल्स एंड पॉजिटिविटी है। आप किसी फील्ड में जाएंगे ना तो पाएंगे कि एक ही आदमी के जीवन में बहुत सारे डाइवर्स एलिमेंट इस दुनियावी जीवन में उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। ग्राफ बहुत ऊपर नीचे भी होता है। कोई आदमी, ह्यूमन बीइंग जो है, वो कंप्लीट ना अच्छा होता है और ना खराब होता है। वो कई कॉम्प्रोमाइजेस कई जगहों पर करता है, कई झूठ, किसी आदमी को देखेंगे जीवन में तो वो बहुत सारे कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। ही कहानियों में हरिश्चंद्र मिल जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको बहुत जगहों पर झूठ बोलना पड़ा है, हमको बहुत जगहों पर ईमानदारी से अपने अवलोकन चालाकी करनी पड़ी है, विजडम लगाना पड़ा है। पॉलिटिशियन के साथ क्या होता है कि वो चूंकि लोगों के बीच में रहता है, उसकी रोजी रोटी लोगों के बीच में चलती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जो कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन है वो करप्शन कम कर रहा है, वो भी कई तरह के उपाय लगा करके अपने 50 करोड़ को 100 करोड़ करता होगा लेकिन वो उसके तरीके जो है हो सकता है कि लोग मीडिया में लोगों के बीच में उतने नहीं हैं, वो छुपे रहे। हाँ, तो मैं नहीं कहता हूं कि लालू प्रसाद एक नेता के रूप में उनके अपने दाव पेच नहीं होंगे। वो साधु तो नहीं है ना, वो पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन में जो ट्रेट्स उनको चुनाव जीतने के लिए, अपने को मुख्यमंत्री के रूप में रखने के लिए, जो चुनाव जीतने में या चुनाव को लड़ने में जो धन की आवश्यकता होगी, उसका जो तरीका अडॉप्ट करने का होगा, या सत्ता जो है दूसरे के पास नहीं जाए, मेरे ही पास रहे, ये तो पॉलिटिशियन का एम्बिशन होता है। तो उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। उनके समर्थक हैं, लालू यादव एक ऐसे नेता है कि उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं जो उनके लिए उनको भक्ति करते हैं, और लाखों करोड़ों उनके अपोनेंट भी हैं। वो सब नेताओं के साथ ही बात होती है। अगर उनके अपोनेंट को मिलिएगा तो बोले कि भाई तो बड़ा चारा में है, तो ये बड़ा वाहियात आदमी है। उसके समर्थकों में भेजिएगा तो भाई इसने आवाज़ दिया है, गरीबों को इसने उत्थान किया है, सामाजिक न्याय का प्रतिबंध है, सेकुलरिज्म का, मुस्लिम का रक्षक है। मोदी जी के भी सपोर्टर में जाइएगा तो जो उसको वोट नहीं देता है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग हैं कि भाई वाहियात आदमी है, ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये तो भाई राइट करा रहा है, लोगों को बांट रहा है। और जो उसके समर्थक हैं वो बोले कि नहीं तो भाई ये तो विश्वगुरु हैं, भगवान का रूप है, मंदिर बना रहे हैं, राम जी के अवतार हैं, कुछ भी बोल देगा उसमें। तो दिस हाउ इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू परसीव द पर्सन। और ये भी बहुत इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो पॉलिटिकल लाइफ में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है पीपुल को, और उसको क्योंकि जनता से चुन करके वो आते हैं तो लोगों का नज़र उन पर ज़्यादा रहता है। तो
लेकिन फिर मैं अंत में कह रहा हूं कि लालू यादव को एक नेता के रूप में आप देखिएगा तो उसमें एक साधु खोजने का कोशिश कीजिएगा तो वो मूर्खता है और एक कंप्लीट की डकैत है ये भी कहिएगा तो ये भी इनजस्टिस है, ये भी गलत है। हाँ, वो डायमेंशन का इंटरप्रिटेशन जो है अपने जगह पर है, लेकिन ये कि आदमी के अंदर वो मानवता जिंदा है जो कि लोक संस्कृति को बचा के रखा है, कहानियों को बचा के रखा है, ये एक सेपरेट डायमेंशन है। इसको हम मिक्सिंग उसके पॉलिटिकल लाइफ से नहीं कर सकते हैं, उसका वो अलग डायमेंशन है जो प्रिजर्व किया जाना चाहिए। तो और जहां पर अगर जर्नलिज्म हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि फॉर्डर स्कैम का टाइम है, वो जेल जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर रिपोर्ट लिखेंगे तो फिर हमको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई उनके अच्छाई बुराई दोनों को, तो दोनों दो विधाएं हैं। तो एज ए फोकलोरिस्ट जो है हमको ये हम इंस्पायर्ड हुए उस आदमी के पर्सनालिटी से कि ये प्रिजर्व कर रखे हैं उस स्टोरी को, बचपन के सुने हुए उस जालिम देव के स्टोरी को, गोरखनाथ के गीतों को, मोहब्बत के गीतों को इस स्ट्रेस के टाइम में ये आदमी याद कर रहे हैं। तो इट इज ए गुड थिंग फॉर ए राइटर टू एक्सप्लोर एंड बिल्ड अ बुक जो कि आप देख रहे हैं। ओके सर, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो लालू यादव की जैसे इस गोपालगंज से रायसीना में आपने जिक्र किया है पहले ही चैप्टर में कि वो लड़का जो भैंस पे भी सिंग पकड़ के आगे से चढ़ता था, ना कि पीछे से वो हिंग का बैग फेंक देता है कुएं में और फिर उसको पटना ले जाते हैं उनके बड़े भाई, और पटना में जाके उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है और फिर वो जेपी से मिलते हैं और फिर वो समाजवाद और लोहिया की इन सब की बात करते हैं। तो जेपी और लोहिया ने उनको कितना प्रभावित किया और उनकी जिंदगी को कितना चेंज किया? देखिए, होता क्या है कि ये लोग तो बड़े नेता थे, आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, इनके पास प्री इंडिपेंडेंस जमाने के जो भी नेता थे वो उन्होंने बहुत त्याग किया था, तभी उनका एक्सेप्टेंस है। चाहे राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हैं और जयप्रकाश नारायण जो कि बाद के दिनों में इंस्पिरेशन बने। तो लेकिन ये लालू यादव की भी एक विलक्षण प्रतिभा थी कि गांव में बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं उनके घर में गया था जब 1990 में सीएम बने, तो उनकी माँ से भी मैं मिला था। तो बहुत ही गरीब परिवार से, विपन्न परिवार से आते थे, जिनको खाने पीने का भी झोपड़ी थी ना उनकी, झोपड़ी थी। तो नक्सल में बहुत गरीब परिवार से आते थे और उस समय जिस परिदृश्य से आते थे, जिस रूट से आते थे, उसमें कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि कोई आदमी इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन यहीं पर क्या कहिएगा, आशीर्वाद उनके ऊपर, विलक्षण प्रतिभा रही होगी कहीं ना कहीं से, और आशीर्वाद गुरुओं का, माता पिता का, भगवान का जो कह सकते हैं, यही सब मिरेकल है लाइफ का। तो जयप्रकाश नारायण ने कहाँ तक, या लोहिया जी ने कहाँ तक लालू को प्रभावित किया, ये बात तो है ही, प्रभावित तो किया ही होगा। लेकिन ये भी बात है कि लालू एक ऐसे जगह से निकल करके पटना विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट चुनाव जीत करके हो गए थे, अब तब उनको ये मौका मिला कि इस तरह के नेता के पास वो जा सके। बहुत सारे लोग उस समय कतार में रहे होंगे, उस गांव से आते होंगे, लेकिन ये लालू प्रसाद जी का मेरिट था कि जयप्रकाश नारायण ने उनको अडॉप्ट किया कि नहीं, ये आदमी सोशल जस्टिस के मूवमेंट को, स्टूडेंट मूवमेंट को लीड कर सकता है। उसमें फेथ हुआ। तो ऑब्वियसली जब बड़े आपको कोई भगवान मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जीवन बदल जाएगा। तो उस रूप में जयप्रकाश नारायण, जो कि बहुत बड़े नेता थे, 1942 मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो थे, आदर्शवादी थे, इस सत्ता के नेता नहीं थे। और उनका अगर लालू प्रसाद जी के जीवन में वो आए तो बहुत बड़े तरीके से इनको चेंज कर दिया उन्होंने, और बड़े नेता बनने में, सामाजिक जो थियरी है सोशल जस्टिस का, उसको इनके भीतर इनग्रेंड होने में बहुत हेल्प किया होगा इस सब चीज़ों को। जेल में भी मिले थे ना, उनके पास पैसे वैसे भी नहीं थे, एक बार 200 रुपए भी दिए। हाँ, 200 रुपए थे। मैंने प्यार करते थे उनको, उनमें ट्रस्ट था। तो जयप्रकाश नारायण तो बड़े नेता थे, हजारों सैकड़ों लोग मिलते होंगे उनसे। लेकिन लालू प्रसाद ने अट्रैक्ट किया जेपी को लगा कि भाई ये लड़के को आगे करके आंदोलन को चलाया जा सकता है। ये भी सर, अभी कल ही अनाउंस किया है डेट चुनाव की, 6 और 11, और बाल दिवस के ऊपर
नेहरू के जन्मदिन पर रिजल्ट आएगा, किसको वोट दे रहे हो आप, किसकी सरकार बनवा रहे हो? सरकार अभी कहना मुश्किल है कि किसकी सरकार बन फिर रही भी है। अभी तो पता ही लग ही गया होगा थोड़ा बहुत। नहीं, अभी पता, अभी तो चुनाव के फील्ड में कैंडिडेट नहीं उतरे हैं, लेकिन हाँ एक बात है कि वहाँ पर जो लड़ाई है, पहले महागठबंधन और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता था, कोई आरजेडी वर्सेस बीजेपी होता था। अभी एक और एंगल वहाँ पर है प्रशांत किशोर का जनसुराज। तो ये ट्रायंगुलर फाइट है बिहार में, और एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा ये अभी थोड़ा समय है इसको कहने में, क्योंकि एक तो हम जमीन पर अभी नहीं है, जाएंगे कल ही पटना जाएंगे, थोड़ा देखेंगे क्या माहौल है, तो कैंडिडेट भी आ जाएंगे। लेकिन ये एक नया, अगर देखिए आपको बीजेपी या नीतीश कुमार जी 20 साल से लोग देख रहे हैं, महागठबंधन पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत नयापन नहीं है, बिकॉज पहले से पावर में लोग रहे हैं सरकार में। तो और ये प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज पार्टी है, ये बिल्कुल नई है, इसको लोगों ने देखा नहीं है अभी, तो एक अट्रैक्शन है। हाँ, तो अट्रैक्शन तो रहेगा ही इसका, है। कोई आइडियोलॉजिकल बेस तो नहीं है उनका? नहीं, कैसे आप बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है? आप बताइए किस तरीके से उन्होंने कोई आइडियोलॉजिकल बेस के थ्रू ये कहा कि हमारी ये आइडियोलॉजी होगी या इस तरीके से हम चुनाव में आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा है पहले भी, देखिए उन्होंने कहा है कि मेरे आदर्श जो पार्टी है और जो नेता है वो गांधी हैं। जन स्वराज का जो लोगो देखे होइएगा तो पहले केवल गांधी थे बीच में, जब बाद में उनकी यात्रा बढ़ी तो उन्होंने जन स्वराज के लोगो में अंबेडकर को भी देखते होइएगा, उसका लोगो महसूस हुई नहीं, उन्होंने फील किया कि अंबेडकर के जो सपोर्टर्स दलित हैं, जो भी लोग हैं, तो उनका समर्थन उनको प्राप्त हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा कि इनमें जिज्ञासा है, तो उसको एकोमोडेट किया। तो एक तरह से गांधी का सत्याग्रह और उनका जो तरीका भी है, वो लोगों के बीच में 3 साल से जा रहे हैं, इतने सघन किसी नेता ने इतने लोगों के बीच में सघन मेहनत नहीं किया होगा। तो वो महात्मा गांधी के लाइन पर, महात्मा गांधी ने चंपारण भितिहरवा में भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वहीं पर जाकर उन्होंने शुरू किया। तो अभी आप जिसको लोग नहीं एम्पलीफाई कर रहा है, वो बार बार बोल रहे हैं कि हम लैंड रिफॉर्म लागू करेंगे। लैंड रिफॉर्म पॉलिटिकल इशू बिहार का, आज़ादी के आंदोलन के बाद का बिहार का सबसे बड़ा इशू है वहाँ पर, जिसको बहुत लोगों ने, लालू यादव ने भी प्रयास किया था, बीच में बंद हो गया था, उसका बहुत अपोज होता है, कास्ट में लोग बढ़ जाते हैं, जिसके पास ज़मीन है वो नहीं देना चाहता है लैंड रिफॉर्म। वो लैंड रिफॉर्म की बात है, पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी नहीं है तो क्या है। ओके सर, माइग्रेशन को भी वो बोलते हैं कि हम माइग्रेशन इतना हो रहा है कि आप बिहार के किसी भी गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि आपको कोई वयस्क नज़र नहीं आएगा, अडल्ट नज़र नहीं आएगा, इतना गंदे तरीके से लोग माइग्रेट करके यहाँ से जा रहे हैं। कितना इम्पैक्ट प्रशांत किशोर करेंगे, और क्या प्रशांत किशोर को बिहार के लोग अभी भी एक पारदर्शी नज़र से देख रहे हैं, या यही देख रहे हैं कि ये किसी की बी टीम है? ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि बी टीम है कि सी टीम है कि क्या है उनका, लेकिन ये तो तथ्य है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 10,000 12,000 के नौकरी के लिए आप इस देश के सारे राज्यों में बिहारी मिल जाएंगे काम करते हुए। माइग्रेशन जो है वहां से, डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, एक माइग्रेशन है कि दिल्ली में आप हैं और यूनाइटेड स्टेट्स आपको ब्रेक मिला, फिल्मकार हो गए, बम्बई चले गए, आपका बिजनेस चमक गया। एक माइग्रेशन हो कि हम IAS अफसर हो गए बिहार में या दिल्ली में आकर के, हमारा कैडर हमको मिल गया आपको महाराष्ट्र। उस माइग्रेशन की बात हम नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो नहीं, वो तो बात नहीं है। बात है कि वहां पर 50 लाख लोग जो है 10-12 हजार की नौकरी के लिए, प्रशांत किशोर इसको बोल जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें तथ्य है, ये कोई जुमला नहीं है, ये सत्य है। ओके। अब कितने वो प्रभाव इस बात को डाल के कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर इशू है बिहार के यूथ के लिए कि इतने लोग माइग्रेशन करके गए हैं और 10,000 12,000 रुपया कमाने के लिए। ये बात वो रियलाइज करा रहे हैं, ये रियलाइज करा रहे हैं, और रियलाइज किसी ये नहीं कर रहे हैं कि तुम
हमको धर्म के नाम पर वोट दे दो, हमको भाई राम मंदिर हम बनवा देंगे, हम जाति के नाम पर वोट दे दो, ये नहीं बोलना है। डेवलपमेंटल इशू, डेवलपमेंटल इशू है। ऐसे सब जो भी बिहार का जो लेबर क्लास का लोग होगा, जो नहीं पढ़ा लिखा लोग, जो 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए एक तरह से जंगल का जीवन, एक तरह से खराब जीवन सूरत में और तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आपको बम्बे में जाके ठोकर खा रहा है। हाँ। तो वो जो ठोकर खा रहा है उसके बम्बे का बॉलीवुड का लाइफ तो नहीं है, सूरत के में जो डायमंड व्यापारी है उसका लाइफ तो थोड़ी जी रहा है। वो तो अपने गांव से जा करके खोली में रह करके वहां से भी खराब जीवन जी रहा है 12,000 रुपया कमाने के लिए, जो पंजाब में या सूरत में जा रहा है। तो इस इशू को अगर प्रशांत किशोर उठा रहे हैं तो इस एंगल से देखें कि भाई कहाँ लोगों का प्रभाव नहीं, कितना प्रभाव डाल रहे हैं। हमको लगता है कि एक राइटर ग्रुप में उस एंगल से हम नहीं देख सकते हैं। ये एक रियल इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए। प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसको अप्रिसिएशन होना चाहिए। अगर लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो करना चाहिए कि भाई हाँ, प्रशांत किशोर भी अगर नेता बन जाएं और उस इशू को वो एड्रेस नहीं करें और फिर अपने पॉलिटिक्स में वो आगे बढ़ने लगें, तब वो भी उनको हम अपराधी कह सकते हैं। नहीं, गलत किया, लोगों को धोखा दिया, इन्होंने इशू ही उठाया साहब और काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी तो जो उठा रहे हैं, हाँ कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक है ही। हाँ। तो इसको तो हमको लगता है कि कोई भी नेक नियत इंसान होगा, हम तो राइटर हैं चाहे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कोई आदमी इसमें मेन में कैसे निकाल सकता है? ये तो सही बात है ना। इसका सलूशन उनके पास है। हाँ, इसका सलूशन वो बताते हैं कि हम देखिए, एक बात तो है कि इस देश के जितने कद्दावर नेता हैं उन्होंने सबके इलेक्शन को मैनेज किया है। वो चाहे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन का हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे गोगोई साहब हों या ममता बनर्जी हों, साउथ के स्टालिन साहब हों, केजरीवाल हों। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिहार के लिए वो केजरीवाल है। मैं बिल्कुल इससे डिफर करता हूँ। वो तो ठीक बात है आपकी, बिल्कुल उससे मैंने केजरीवाल नहीं, केजरीवाल को उन्होंने ज्ञान दिया है, केजरीवाल ने उनको ज्ञान नहीं है। मैंने कहने का मतलब कि 35 साल की उम्र में उनका जो भी नॉलेज है भाई, उतने नकारे अगर हैं तो ऐसा होता है क्या कि उद्धव ठाकरे से लेकर के, स्टालिन से लेकर के, मोदी जी से नीतीश कुमार, उनको अपने कमरे में या उनको घर में बैठा करके प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस जो उनका है, तो इतने ही लोग मूर्ख लोग हैं क्या कि उनसे ज्ञान ले रहे हैं। और 35 साल, अभी 47 साल के हैं। तो कुछ न कुछ तो उनके पास विद्या है जो कि लोग फील करते हैं कि तो विद्या है। तो उन्होंने तो इस चीजों को, सिस्टम को, बहुत वो इंटरनल आदमी है इस सिस्टम के, देखा है उन्होंने, उस ऑपरेशन को जाना है, चुनाव को मैनेज किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आप देखिएगा तो जो न्यू ब्रीड ऑफ जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसके वो जनक हैं। ये बात सही है। तो अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई अब हम लोग तो किसी के पार्टी नहीं न हैं, कांग्रेस हो या कोई महागठबंधन हो या बीजेपी हो, हम लोग तो किसी के पार्टी नहीं है ना। ठीक बात है। अगर आरजेडी बोलता है कि ये गलत काम बोल रहा है, पैसा कहाँ से ला रहा है, कुछ कर रहा है, तो ठीक है, अपना जगह पर बोल रहा है, अपना उसका अपोनेंट है, तो क्या उनका बड़ाई तो नहीं करेगा वो? वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक बोल रहा है। आरजेडी उनको अटैक कर रहा है या महागठबंधन अटैक कर रहा है या एनडीए उनको अटैक कर रहा है, तो अपने जगह पर अपना काम कर रहा है, तो अटैक करना ही चाहिए क्योंकि उसका पॉलिटिकल अपोनेंट है, वो राइट है उसका। और ये भी अगर उसको अटैक कर रहे हैं तो ये भी अपने जगह पर ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन एक न्यूट्रल सिटीजन के रूप में हमसे पूछेंगे, एक राइटर के रूप में, तो हम तो इशू पर जाएंगे ना कि भाई हम तो जानते हैं कि माइग्रेशन प्रशांत किशोर के आने के पहले भी ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है बिहार के लिए, अभिशाप है कि वहाँ के लड़के जो हैं जेनरेशन से कितने फोक टेल्स बने हुए हैं वहाँ के माइग्रेशन पर। बहुत पुराना इशू है, बहुत ही भयावह स्थिति है वहाँ पर, जो कि गाँव में जाएंगे तो सही बात बोल रहे हैं कि हम अपने ही गाँव में जाते हैं, हम अभी भी गाँव में जाते हैं, तो बूढ़े लोग बचते हैं। और नौकरी ही नहीं कि कोई माइग्रेट करके कोई बड़ा बम्बे में फिल्म मेकर होकर आपकी तरह जा रहा है, जा रहा है खेत काटने के लिए, मजदूरी और जाके किसी खपड़ेल में हम सूरत गए हुए हैं गुजरात इलेक्शन के टाइम में, हमने देखा है कि
किस तरह से एक एक कमरे में उसी सूरत जो कि ये महानगर बहुत दर्दनाक है सर। बहुत दर्दनाक है। तो इस इशू को कोई आदमी रेज कर रहा है तो ठीक है, अपोनेंट उसको अपोज कर रहा है तो उसके एंगल से हम नहीं देख सकते हैं ना। न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी हमारा डिमांड करता है कि उस आदमी को हम सलाम करें कि चलो इशू रेज कर रहा है। हाँ, अगर मान लो कि इस इशू को रेज करने के बाद से फिर से राजनीति में आ जाए और उस कॉज को धोखा देने लगे, तब हमारा जगह बनता है कि हम बोले कि भाई आपने तो कहा ये था और आप कुछ कर और रहे हैं। लेकिन अभी तो हमको लगता है कि एक भावनात्मक तरह से इसको मैंने सपोर्ट किया जाना। He's on the right path. He's on the right path. ओके सर, मेरे कोई दोस्त है बिहार से, तो मैंने उनसे पूछा कि भी क्या हो रहा है, तो उनका एक बड़ा अच्छा आंसर था कि हमारे यहाँ 10-15 साल से ये हो रहा है, किसी भी ईवीएम में कोई भी बटन दबा लो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनना है। तो एक नीतीश फटीग हो गया है या अभी भी लोग ये चाह रहे हैं कि भी नीतीश कुमार दोबारा आए, या ये नीतीश कुमार कब जाएंगे, या जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नहीं, देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन 20 साल से कोई भी आदमी शासन करेगा, भाई सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो उसके फेलियर भी तो ठीक है, सक्सेस उनके होंगे। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने काम नहीं किया, वो काम तभी तो मौका मिला तो उन्होंने काम किया हुआ, चुनाव जीते हैं। लेकिन शेयर ऑफ फेलियर्स भी एक्युमुलेट करते चला जाता है। आप 2014 में जो मोदी जी थे तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, तो हम नहीं कहते कि नकारा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन्होंने किया होगा। लेकिन जो फेलियर भी एक्युमुलेट करते हैं ना, आपके जो प्रॉमिसेस जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या किसी डिसीजन से लोगों में डिस्ट्रेस होता है, तो वो भी एक्युमुलेट, नयापन खत्म हो जाता है। हाँ। तो वो नीतीश कुमार का जो नयापन है वो पुराने हो चुके हैं और एक बोरिंग एक चीफ मिनिस्टर के रूप में वो अब आ गए हैं। इसके नंबर में बढ़ोतरी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी जिसको आप जार्गन के भाषा में बोलते हैं, वो तो 20 साल से है। मोदी जी भी अब 10 साल से ज्यादा से 11 साल से प्राइम मिनिस्टर है। वो बार बार बिहार गए हैं और राज्यों में गए हैं। तो अब 2014 वाले मोदी जी तो नहीं है ना, उसमें वो भी पुराने हुए हैं। वो चार्म नहीं है, वो चार्म नहीं है और नहीं ही रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। हाँ। आदमी तो पुराना होता है, नहीं तो प्रकृति का नियम है। आप 12 साल के 8 साल के बच्चे हैं तो घर में खेलते हैं तो सब लोग एंजॉय करता है आपको। आप 15 साल 25 साल 30 साल का होइएगा तो एक्सपेक्टेशन वाइफ का बढ़ जाएगा, मदर का बढ़ जाएगा, फादर का बढ़ जाएगा। आप भी पुराने हो जाएंगे। तो वही हाल इन लोगों का होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काफी प्रोनाउंस्ड है बिहार में। ओके। ये है। अब इसी के लिए ये जो डोल की जो राजनीति की 10,000 रुपया बांट दिया तो ये कर दिया, तो ये सब शुद्ध रूप से ब्राइबिंग टू द वोटर्स है, जो कि डैमेज को कंट्रोल। ये तो सर हर बार होता है। नहीं, कभी ये समझ कब आएगा भारत की जनता को? नहीं भाई, जनता वही ना बात है कि एक बार जब रिसोर्सेज पर आपका कंट्रोल हो जाता है ना, डेमोक्रेसी में हम लोग यहाँ होता क्या है कि नेता जो है वो ठीक है डेमोक्रेटिक रास्ते से ही जाता है, लेकिन वो जा करके कब्जा कर लेता है रिसोर्सेज के ऊपर। तो अब जो सरकार का फंड है तो सीएम तो बना है कि भाई उसको रक्षा करना है, फंड को, लोगों को सही काम करना है, लेकिन कब्जा तो उसी का है। लोग तो डिसीजन ले नहीं रहा है। तो अब वो जो चुनाव आता है तो अपना वो चुनाव जीतने के लिए वो रेवड़ी बांटने लगता है, वो खोल देता है उसको, और जो कि लोग कर रहा है, जो कि गलत है। किसी टाइम में किसी ने किया हो तो ये गलत है। ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, आप बोल रहे हैं कि भाई लोग करने लगते हैं। जो भी करता है इस तरह का काम, अलग अलग पार्टी, सब अलग अलग पार्टी जो भी पावर में जो भी काम को करता है, एक ट्रेंड हो चुका है। ट्रेंड हो चुका है, गलत ट्रेंड है। इसको रिवर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसका। ओके सर, दूसरी जैसे आपने चाम की बात करी, तो ये वोट चोरी का जो इशू राहुल गांधी ने वहाँ पे उठाया और उनके वहाँ पे ये इशू को लोगों ने काफ़ी टच भी किया, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उनकी यात्रा में काफ़ी भीड़ भी आई। तो क्या राहुल गांधी के प्रति ये चाम है बिहार में? नहीं, राहुल गांधी का देखिए, राहुल गांधी को पहले 50 से भी कम सीटें थी, 100 सीटें उनको आई, अपने चुनाव हार गए थे, जीते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा किया, तो बिहार में भी 2019 का हाल नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा सीटों को इन लोगों ने जीता। ऑफ कोर्स बीजेपी ने रिलेटिवली अच्छा किया नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके। तो बिहार में ही नहीं, देखिए जो सत्ता के बाहर होते हैं ना,
उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है, उसको लूज करने के लिए कुछ नहीं होता है। और रहा सवाल आपको, जिसे आपने कहा कि ईवीएम पर बटन दबाया और कहाँ वोट खुल गया, इसको तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप एक बात को, लोगों में इलेक्शन कमीशन के लिए लोगों में अविश्वास हो गया है, इसको आप कह सकते हैं। इंटीग्रिटी खत्म हुई, इंटीग्रिटी मैंने विश्वास कम हो गया है। अगर कोई कह रहा है कि हम बटन दबाते हैं नीतीश कुमार बन जाता है, वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि हमको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, ये बटन से किसी को सीएम बनवा सकता है, ये वोट इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के और जो पीछे हैं उन पे विश्वास नहीं है। नहीं है, ये दोनों पे है, दोनों पे नहीं। मैंने ऑब्वियसली जब इलेक्शन कमीशन है तो सरकार को लोग मान के चलता है कि उसके कंट्रोल में है, ये लोग अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और जब अपोजिशन की बात नहीं सुनी जाती है, जनता के कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जाता है, किसी का नाम मान लीजिए वोटर लिस्ट में कट गया और उसको लगा कि हम तो भारत के नागरिक हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, हमारा नाम क्यों कट गया, तो उसके दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ना कि हमारा क्यों कटाना। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है ना। तो इसलिए तो उसको अविश्वास हो जाएगा। फिर से अविश्वास जब होगा इलेक्शन कमीशन पर, तो फिर जो सत्ता में है उस पर फिर उसका खीस वो बढ़ जाएगा कि भाई इसने इसी ने बहाल किया है इसको, और इसके ऊपर कंट्रोल है, ये सरकार का काम कर रहा है। तो आक्रोश लोगों का बढ़ने लगता है। तो ईवीएम में बटन दबाने पर नीतीश कुमार बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये तो कहना मुश्किल काम है। लेकिन ये बात है कि दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन के प्रति लोगों का में अविश्वास पैदा हो गया है। हाँ। ओके, तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ी है राहुल गांधी की एज ए पॉलिटिशियन? उससे इसकी क्रेडिबिलिटी घटी है। किसकी? जो रूलिंग पार्टी है या इलेक्शन कमीशन है। और राहुल गांधी चूंकि सत्ता में नहीं है और वही वोट चोरी का वो बात कर रहे हैं, और आप ही ने कहा कि हम गांव में फोन करते हैं तो पता बोलता है कि ईवीएम से निकल रहा है, तो वो राहुल गांधी के बात से टैली कर रहा है उसका बात ना। तो जो ऑब्वियसली जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आपको कॉमन मैन किसने बताया, मैं तो आपसे नहीं पूछा हूँ, आप ही बोल रहे हैं किसी मित्र ने बताया कि हम कहीं भी वोट दबाने जाता है नीतीश कुमार। वो सर दोनों तरीके से बात कर रहा था कि इसलिए भी कि किसी भी पार्टी को दे दो, नीतीश उसके साथ सरकार बना लेगा। तो मैंने कहने का मतलब कि नीतीश कुमार के चालाकी पर भी बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं से जो चोरी की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इससे वो जेल करता है ना इस तरह के बात कि किसी न किसी तरह से चोरी षड्यंत्र करके ये लोग उसमें इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ, उसमें बीजेपी भी मिला हुआ, उसमें नीतीश कुमार भी मिला हुआ, लूप होल्स हैं सिस्टम के, सिस्टम को उसको भी बात कर रहे थे। इससे तो जेल कर रहा है राहुल गांधी की बात, तो इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी ये एक्सेप्ट हो रहा है, तभी ये बात लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। चूंकि राहुल गांधी पावर में नहीं है, सत्ता के बाहर है, लोकसभा चुनाव में उनका नंबर डबल हो गया, तो और भीड़ भी आप देख रहे हैं कि जुट रही है। जो लोग डिसइंचेंटेड हैं वो लोग उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो भी इशू का बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं, प्राइस राइज का बात कर रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं जो कि लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो उस रूप में निगेटिविटी राहुल गांधी को लेकर के नहीं है। ओके सर, आखिर में बचे आपके आरजेडी और तेजस्वी और तेज प्रताप तो बागी हो लिए, और जनशक्ति नाम से क्या पार्टी भी बना ली अपनी, और लोग कहते हैं कि असली लालू के बेटे तो यही हैं क्योंकि लालू के जैसे घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं। तेजस्वी तो फिर भी थोड़ा सा इंग्लिशमैन है। तो क्या आपको क्या फ्यूचर लग रहा है आरजेडी का इस चुनाव के अंदर? और सीट शेयरिंग की भी काफ़ी बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 140 के आसपास वो खुद रख लें, 50-55 के आसपास कांग्रेस को दे दें। तो क्या वो इतना सब चीज़ें मैनेज कर पाएंगे तेजस्वी? देखिए, आदमी को लीडर थोड़ा सा डीप में सोचना चाहिए। तेजस्वी जो हैं 2013-14 के बाद से उनका जो पॉलिटिकल करियर देखिएगा, कंडक्ट देखिएगा, एक्सेप्टेंस अमंग द कैडर देखिएगा, तो वो बढ़ा है। 2020 का जो इलेक्शन हुआ था तो लालू जी जेल में थे उस समय। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि जो लीगेसी है, जो वोट जो मिला हुआ है, वो लालू यादव का क्रिएशन है। वो किसी सेकंड जनरेशन लीडर का क्रिएशन नहीं है। वो लीगेसी, सोशल जस्टिस के और सेक्युलरिज्म का जो वोट है, वो लालू यादव का क्रिएशन। लालू यादव अभी भी जिंदा है, रेलिवेंट है।
लेकिन इस लिगेसी को पॉलिटिकली कैरी फॉरवर्ड करने में तेजस्वी यादव एक सक्सेसफुल यंग मैन के रूप में सामने आते हैं, बिकॉज पार्टी को उन्होंने लीड किया और 2020 में पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज की। उन्होंने ही अलायंस किया सीपीआई में लिबरेशन और लोगों से, पार्टी कैडर के बीच में सीनियर जूनियर लोगों के बीच में उनका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। और लालू यादव भी लगता है कि एज ए पिता तो सबके लिए बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जब बात होती है तो लालू यादव को भी लगता हो कि तेजस्वी का एक्सेप्टेंस जो है या तेजस्वी का परफॉर्मेंस जो है बेटर है, इसलिए ही शुड हैव द मेंटल ऑफ द पार्टी, जो कि दिखाई पड़ता है। अब पीछे लालू जी तो बोलते नहीं है, लेकिन पिछले बार बहुत कम बोलते हैं, बहुत उनकी कमज़ोर हो चुके हैं, एज है, ऑपरेशन हुए हैं। तो पिछले बार मीटिंग पार्टी की हुई थी जिसमें अध्यक्ष लालू प्रसाद जी बने थे, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को आपको मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी का नाम लिया था उन्होंने, कैडर के बीच में अपने पार्टी की मीटिंग में नाम लिया था। तो इस तरह से उनका ब्लेसिंग्स भी उनके ऊपर एक पॉलिटिकल फादर के रूप में उनका है। और तेजस्वी अच्छा भी किया है। और आपने कहा कि लालू की तरफ बोलते हैं, तो जो पॉपुलर बड़े वाले या किसी के, देखिए हम एक तो ऑनेस्टली बताऊं आपको कि लालू यादव के अलावा या तेजस्वी से तो मेरी बात हुई है, लेकिन उनके परिवार में ये किताब छपने के बाद से मैं अभी तक मिल नहीं पाया, समय हमको नहीं मिला, मिलने का प्रयास करूंगा मैं। तो और लोगों को मैं उतना जानता नहीं हूँ, और फेसबुक पर कहीं कुछ छप गया, चाहे कुछ। तेज प्रताप से आपकी मुलाकात नहीं है? मैंने मुलाकात देखी है, लेकिन उस तरह से मैं उनको नहीं जानूँ, उनके किसी बाल बच्चे को, तेजस्वी को छोड़ करके मैं उस तरह से कोई गहन पॉलिटिकल बात उनसे नहीं की। तेजस्वी से मैं मिला हूँ, मैं बात किया हूँ उनसे, और लेकिन और लोगों से मेरी मुलाकात, इसलिए उनके पूरे माइंड को मैं नहीं जानता हूँ। मैं दूसरी बात पर आपको आ रहा हूँ कि उनके तरफ लालू जी के तरफ हाव भाव उनका है या बोलते हैं उस तरह से। तो देखिए, जो पॉपुलर लीडर होते हैं ना, जो जनता के दिमाग में जाते हैं, तो लालू यादव का आवाज़ निकालने वाले आपको 5000 आदमी को हम जानते होंगे बिहार के गांव में। एक से एक लोक कलाकार हैं, जो तेज प्रताप तो खैर उनके बायोलॉजिकल सन भी हैं, और उनमें अगर बोलने की कला आ गई हो तो वो ठीक है, नेचुरल भी है, एक्शंस वहाँ आ गया हो। लेकिन लालू यादव का एक्शन करने वाले आपको छपरा से लेके गोपालगंज और मधेपुरा से लेके जहानाबाद तक ऐसे ऐसे लड़के मिल जाएंगे कि कंप्लीट लालू यादव का नकल उतार देंगे। तो ये पॉपुलर लीडर का, लेकिन लालू यादव थोड़ी बन जाएगा केवल इसलिए कि लालू यादव की तरह वो बोल रहा है। तो वो बात है ना, तो इसलिए इस आधार पर कि उनके चाहे पुत्र, उनके पुत्र के लिए हमको रेस्पेक्ट है, वो बात नहीं है कि तेज प्रताप यादव को हम मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लालू यादव की तरह दिखें तो 5000 आदमी खड़ा हो जाएगा बिहार में कि हम लालू यादव की तरह बोलते हैं। ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं कि लालू के सामने बैठ करके लालू उसको एंजॉय किए है, उस तरह का वो बोलने लगा है कि वो लालू को भी लगे भाई मेरे तरह बोल रहा है। तो पॉपुलर लीडर के साथ इस तरह का होते रहती है, लोग उसको एमुलेट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उससे होता है ना कलाकारों के बीच में। अभी कोई बनारस में खड़ा हो गया था ना, जो कि मोदी जी की आवाज में बोलता था। हाँ, चुनाव लड़ा। एक बार तो कैंसिल ही कर दिया था, कैंसिल कर दिया उसका। तो इट हैपेंस। तो इस आधार पर आप पॉलिटिक्स को, उनके लीगेसी को नहीं देख सकते। हाँ, लीगेसी के रूप में मैं यही कहूँगा कि तेजस्वी यादव जो हैं, अब यहाँ पर फिर मैं जो प्रशांत किशोर जी तेजस्वी पर बोल रहे हैं कि नौवा पास नौवा फेल, उसमें हम नहीं जाएंगे। उनका वो ठीक बोल रहे हैं अपने जगह पर। तेजस्वी जो पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो उन लोगों का चीज है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। आप नहीं मानते कि पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, पढ़ा लिखा देखिए, हम ये भी जानते हैं कि कबीर कहाँ पढ़े लिखे थे। नहीं सर, आप ये तो फिर आप उसको एक्सक्यूज कर रहे हो। नहीं, एक्सक्यूज नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत ऐसे लोग, नेता मिल जाएंगे कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन महानतम करप्ट है, भ्रष्ट है, और बहुत कम पढ़ा लिखा है। कर्पूरी ठाकुर जी इंटर पास थे, झोपड़ी में पैदा हुए, झोपड़ी में ही मर गए, लेकिन इंटर पास थे वो। कामराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने तमिलनाडु को बदल दिया, समझे कि नहीं। हमारे और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी
पढ़ाई को क्राइटेरिया नहीं माना गया है एडल्ट फ्रेंचाइज में। फिर भी मैं कहता हूं कि कोई पढ़ा लिखा है, वो ये नहीं कि गलत है, सही है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, आदमी को विजन होना चाहिए। लेकिन मैं उनका पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं हूं कि इसी को लेकर के मैं चलूं कि भाई तो 9वां पास है या 9वां फेल है। भाई और बहुत सारे डायमेंशन है पर्सनालिटी के, तो वो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनका ओपोनेंट है। लेकिन मैं इस चीज पर देखूंगा कि भाई इनको जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में जिम्मेवारी मिली, रोड कंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर के रूप में जिम्मेवारी मिली, जब पार्टी में कैंपेन करने की जिम्मेवारी 2020 में पिता के जेल में रहने के बाद मिली, तो पॉलिटिकल रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में उन्होंने कैसा किया, तो उस रूप में रिलेटिवली उन्होंने अच्छा किया है। तो वो यार्डस्टिक मेरा होगा ना। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर वो कम पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बेहतर चीज है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन इसी आधार पर मैं उनको जज नहीं कर सकते। जज करना मेरे लिए ठीक नहीं है, उनके अपोनेंट के लिए वो ठीक है। ओके। दूसरा सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने तेजस्वी का बताया, बीजेपी क्या बोल के चुनाव लड़ रही है, वो किस नाम से वोट मांग रही है? भारतीय जनता पार्टी, या वो अपना पुराने ढर्रे पे ही कि हमारे को पता है कैसे जीतना है? देखिए, बीजेपी में चुनाव जीतना हरना अलग की बात है, लेकिन निगेटिविटी बहुत है। नेगेटिविटी है बहुत है। कैसे? आपको एक तो जो हेट कैंपेन है ये बहुत बढ़ गया है। हिंदू मुस्लिम धर्म लोगों के बीच में एक नफरत फैलाना, और ये जो है वो टॉप टू लोअर डाउन द कैडर जो है, ये पॉइजन का काम कर रहा है सोसाइटी में, ठीक नहीं है। अगर मान लिया कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया, अब अपने को सनातनी बोला, ये लोग भी अपने को सनातनी बोलता है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत है, घिनौना बात है। लेकिन इसके रूट में जाना चाहिए आपको कि वो सनातनी बोल रहा है, नक्सलाइट अपने को नहीं बोल रहा है, सनातनी बोल रहा है, ये लोग भी सनातनी बोल रहा है अपने आप को। आइडेंटिफाई अपने आप को, जो सीजेआई पर जो जूता चलाया, अपने को आइडेंटिफाई किससे कर रहा है? उसी से, इसी लोगों से कर रहा है। और इस तरह के लोगों पर चुप भी प्रधानमंत्री रह जाए, अगर नहीं बोले या गृह मंत्री नहीं बोले, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोई जूता फेंक दे, अपने को सनातनी बोले, उस पर जो, और वो रिहा भी हो जाए, नहीं, उससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री इस देश के गृह मंत्री, जिसके हाथ में सारा संविधान से लेकर सारी लोगों ने विश्वास किया है, जिम्मेदारियां हैं, वो चुप रहे, तो ये घनघोर अपराध है ये। और ऐसे होगा क्या कि वो जूता फेंक दिया, तो वो घृणा, हेट जो उसके दिमाग में, पॉइजन जो ब्रेन वॉश जो हुआ है, ये इस तरह के घृणा का माहौल जो है, एक दूसरे को गाली दे देना, एक दूसरे के धर्म के नाम पर नफरत करना, वो मुसलमान है तो इसलिए उसको ये ठीक नहीं है, तो खराब है, तो मेरा अपना नहीं है, ये सोसाइटी को विद्रुप बनावेगा। ये बीजेपी के साथ जो जुड़ा हुआ है, और खास करके मोदी जी के टाइम के बाद, ये बहुत ही घिनौना है, वो ठीक नहीं है। ओके, तो सर इससे वोट नहीं मिलते? नहीं, वही तो बात है कि आपने माइग्रेशन पर कहा कि प्रशांत किशोर को कितना असर डाला। मैंने कहा कि ये इशू जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चुनाव आप जीत जाते हैं, आपको इस नाम पर वोट मिल जाता है, वो और खराब है कि इस तरह के बात में चुनाव आपको जीत गए और अब हम जस्टिफाई कर दें कि नहीं तो चुनाव जीत जा रहे हैं, वो जस्टिफाइड ही हो गया। जस्टिफाइड हो नहीं गया, तो उसको हम करें अगर एक लेखक के रूप में, एक सिटीजन के रूप में, एक आदमी के रूप में, ये और घिनौना है। क्या 20 आदमी मिलकर किसी लड़की का रेप कर दे और वहां पर 2 आदमी भी बचाने वाला उसका नहीं हो, तो क्या 20 आदमी सही हो गया? नहीं। तो वही ना बात है कि अब लोगों ने आपको वोट दे दिया, तो हम क्या कह दें कि आप जस्टिफाइड हैं भाई। आप जो चीफ जस्टिस पर जूता फेंकना और लोगों के बीच में किसी धर्म के नाम पर किसी को इस तरह का घिनौना हरकत करना, समाज में विद्वेष फैलाना, इसलिए आप जस्टिफाई कर दें कि आप चुनाव जीत गए, ये गलत है।
पर ये हाई मोरालिटी कहाँ है बची है अब इस देश नहीं में? बची है। भारतीय संघ परिवार का जो मोरालिटी है, चुनाव जीतने का, फिर हम बोल रहे हैं कि उसको कोई चुनाव जीत गया, कुछ लोगों ने 20 आदमी ने आपको ज्यादा वोट दे दिया, 5 आदमी ने किसी को कम दे दिया, इससे आपको जस्टिफाई जो है नहीं किया जा सकता है। पर आज के टाइम पर सर ये लोग इलेक्टोरल विक्ट्री से ही जस्टिफाई हाँ तो करते हैं। तो जो न्याय संगत रास्ते पर जाता है वो कभी उसके साथ नहीं रहेगा। पर हो रहा है, नहीं मैंने लोग साथ दे रहे हैं, तो ये स्पेल है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो मोरालिटी पे ही उठ गया ना कि मोरालिटी कौन सी है? अगर वो सब लोग साथ दे रहे हैं, वही सरकारें दोबारा चुन के आ रही हैं जो आप बता रहे हो कि सही नहीं है मोराली, तो वही सब कुछ पैटर्न दोबारा हो रहा है, जीत के भी आ रहे हैं, इतनी भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। देखिए चुनाव जीतने में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। नहीं हथकंडे नहीं। देखिए चुनाव में मान लीजिए कि 243 का बिहार में हाउस या 543 का पार्लियामेंट आपका है, तो जिसको 280 सीट आ जाएगा, 270 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो एमपी बन जाएगा। लेकिन अगेन आप देखिएगा कि अब लोगों को फेथ होने लगता है कि इसको वोट लोगों ने ज्यादा दिया है, जो कि होता नहीं है। 40% वोट मिला है आपको, आपका नंबर, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्टेड है कि नंबर आपका ज्यादा बन गया है, लेकिन फिर भी 60% लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया है। ये तो सर हाँ, सभी पार्टियों के साथ होता है। हाँ, सभी पार्टियों के साथ होता है। तो कहने का मतलब कि इसको भी वो 60% लोग कौन है, ठीक है, लोगों ने सरकार नहीं बनवाई है ना, उसमें तो हम आप खड़ा हो सकते हैं कि भाई हमने वोट नहीं दिया, उस तरह के लोग हैं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अब सरकार बना लीजिए, हथकंडा तो एक अलग बात, हम वोट भी नहीं देते हैं फिर भी सरकार को बनाने से कैसे हम रोक सकते हैं? हो सकता है कि हमारा हम जो हमारे वोट आपके खिलाफ वोट, इस घृणा के नाम पर वोट करने वालों का नंबर ज्यादा है, फिर भी आपका नंबर लोकसभा में, विधानसभा में ज्यादा आ रहा है, उसके डिफरेंट इक्वेशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं? ये भी है। जैसे हमको 60% लोगों ने वोट हमारे खिलाफ किया, हमारा वोट तीतर बितर हो गया, लेकिन वोट है आपके खिलाफ। और इक्वेशन, संवैधानिक व्यवस्था इस तरह की है कि आपको कम वोट ला करके भी आपका नंबर ज्यादा बन गया, तो नंबर से डिसाइड होगा ना। ये भी बात है ना। तो इसलिए हाँ, लेकिन इसको कभी ठीक नहीं कहा जा सकता है कि किसी हालत में कितना हो लोग, अभी मान लीजिए कि ये कौन राकेश किशोर नाम का आदमी है, इस तरह के आदमी को टिकट मिल जाए, एक बात हम बोल रहे हैं, एमएलए बन जाए कहीं से जाकर के, ऐसा होता है, एक से एक क्राइम करते हैं और रेप करते हैं, बदमाशी करते हैं, अब बन जाते हैं, ये भी बन जाए, तो क्या हम बोलेंगे कि इतना नहीं बड़ा साधु आदमी है इसलिए चुनाव जीत गया? ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसलिए देखिए, ट्रुथ हम नहीं कह सकते हैं कि हम पूरे ट्रूथफुल हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे भी एरर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक न्यूट्रल राइटर होने, सेंसिटिव राइटर होने के नाते आप आदित्य 5 आदमी आकर के आपको मार दे, आपको बचाने वाला एक भी आदमी नहीं हो, हम 5 आदमी के साथ हो जाएगी, भाई 5 आदमी ने मारा है इसको, तो एक ही आदमी नहीं मारा है, मेजॉरिटी वाली बात, मेजॉरिटी तो मेजोरिटेरियन बात हो गई ना। ठीक, ये ठीक नहीं है ना, भीड़ तंत्र है ना, तो ये ठीक नहीं है। चाहे चुनाव जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन एवरीथिंग को आप चुनाव जीतने हारने से आप नहीं लगा सकते। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पहले भी हम बोले कि भाई चुनाव में क्या रिजल्ट होगा, हम नहीं कहते, क्योंकि हम भी क्राइटेरिया को नहीं मान रहे हैं कि इससे कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। लेकिन गलत तरीके से अगर चुनाव जीत भी जाते हैं अगर, तो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, भले जीत जाइए। सर एक चीज है हिंदुस्तान में जिसके सामने सब कुछ बोना हो जाता है, वो फैक्टर जब आता है, और उसको कहते हैं कास्ट, जाति। तो क्या आपको लगता है कि कास्ट इक्वेशंस जो हैं बिहार की, वो इतनी खतरनाक तरीके से चुनाव में काम करेंगी
कि डेवलपमेंटल इश्यूज, हाई मोरालिटी और ये सब खत्म हो जाएगा, और जो स्ट्रेटेजिकली कास्ट को मैनेज कर पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। देखिए, जब सोसाइटी जड़वत होती है तो बिहार का सोसाइटी बैकवर्ड सोसाइटी है। ठीक है, वहाँ पर बुद्ध पैदा हुए, वहाँ कबीर पैदा, कहानियां हैं, गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज डेज। मैं भी कह रहा हूँ अभी कुछ वर्षों से हिंदू सोसाइटी, बिहार सोसाइटी नहीं कीजिए, हिंदू सोसाइटी का एक कैरेक्टर होता है कि वर्णाश्रम में पैदा होता है। कोई ब्राह्मण पैदा होता है, आपसे कोई पूछेगा ना कि भाई आपका क्या नाम है, आप बोलिए कि आदित्य, पूरा नाम पूछेगा, फिर पूरा नाम पूछेगा, उसके मन में क्यूरियोसिटी रहेगा। आप बोलेगा हम हिंदू हैं, तो हिंदू उस तरह का कोई मोनोलिथ का कम्युनिटी है नहीं, या तो ये ब्राह्मण होगा, न तो दलित होगा, न तो बैकवर्ड होगा, जादव होगा, यहिर होगा, जाट होगा, गुज्जर होगा। तो ये हिंदू सोसाइटी का रियलिटी है। ये रियलिटी जो है वो जब आपकी काबिलियत खत्म होती है ना, जब रीजन सी करना आप बंद कर देते हैं, तो ये ज्यादा प्रोनाउंस हो जाता है। अच्छा। वही बिहार में हुआ है कि एक वो एनलाइटनमेंट की धरती है, वहां बहुत सारे एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं और ऋषि महर्षि पैदा, पास्ट है। लेकिन सोसाइटी इतना बैकवर्ड है, एजुकेशन में इतना पीछे चला गया है कि अभी वो चीजें हावी हो गई हैं, लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये रियलिटी है वहां का, लेकिन यही एक रियलिटी नहीं है। अगर यही रियलिटी होता तो साहब, वही जातियां तो बिहार की नहीं बदली हैं, जातियां तो वही है। तो फिर 1995 में जो आपको लंबे दिनों से कांग्रेस का शासन, जगन्नाथ मिश्रा, भगवत झा, आजाद, सारे लोग चलते आ रहे हैं, तो फिर लालू यादव 15 साल तक कैसे शासन करते हैं? केवल उनके जाति का कितना नंबर है? बड़ा होगा 14% नंबर होगा। समाज 1990 में लालू का आने के बाद बदलता है ना। फिर लालू की बहुत बड़े नेता हैं, सारे बैकवर्ड क्लासेस के लीडर हैं। जातियां तो उतनी ही स्थिर है बिहार में, लोग तो ऑलमोस्ट स्टैटिक हैं। फिर नीतीश कुमार का तो जाति 3% है बिहार में, वो 20 साल तक सीएम कैसे रहते हैं? तो समाज, पॉलिटिक्स जब बदलना होता तो वही जातियां रहेंगी, वही जड़वत आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसी में बदलाव हो जाते हैं, वही लोग बदल देता है। इसलिए आपको मोदी जी के जाति का तो, जो गाछी की कौन जाति के वो हैं, गुजरात के रहने वाले, उनका तो जाति का एक आदमी नहीं है बिहार में। लेकिन 2014 में उनको बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ, तो क्या जातियां खत्म हो गई थी उस समय? तो जाति फैक्टर जरूर है, लेकिन उसी जाति में बड़े बड़े चेंजेस उसी स्टेट में हुए हैं। आपको कांग्रेस इतनी ताकतवर पार्टी थी, सब 77 में जब इंदिरा गांधी का मैंने कांग्रेस का पावर पहली बार गया, तो बिहार ने उसको लीड किया, सारी वही जातियां थी। तो जब चेंज होना होता है ना, तो आपको लगता है कि ये जातियां, अब में रियलिटी है, हम बता दिया आपको कि हिंदू सोसाइटी का रियलिटी है बिहार में, जहां बैकवर्डनेस ज्यादा है वहां और रियलिटी है, लेकिन वही एक रियलिटी नहीं है। बहुत सारे और फैक्टर्स वर्क करने लगते हैं। बिहार में आज सबसे अधिक वोट नोटा को पड़ा है पिछले चुनाव में, बता रहे हैं आपको। उसमें तो आप क्या कहिए, किसी एक जाति का आदमी नोटा पर वोट दबा दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। एक बहुत, जिसको प्रशांत किशोर भी डाटा निकाल रहे हैं कि बहुत सारा नोटा पर वोट पड़ा है, जितना नोटा पर वोट पड़ा है वही वोट मेरे पास आ जाए तो 20% हो जाएगा। एक, हम नहीं कहते हैं कि लोग दे, लेकिन बल्ले हो जाएगा। लेकिन बात है कि वो जो जितने % लोगों ने नोटा को वोट दिया है, वो तो किसी पार्टी को पसंद उन्होंने नहीं किया है। ऐसा नहीं कि वोट देने नहीं गए हैं, वो बूथ में गए हैं। वो उनका बटन नोटा पर दबा के नीतीश कुमार पर नहीं गया, वो नोटा पर आया हुआ है। उन्होंने नोटा दबाया है, तो ये भी एक रियलिटी है कि नोटा के वोट रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, कितना नोटा को वोट पड़ा है, वो कौन लोग हैं। ये भी है। तो बहुत सारे हिडन एक्सप्लोर करने के विषय होते हैं कि जाति, तो लोग बोलते हैं कि जाति के ऊपर आप एक बना हुआ है, ठीक आप बोल रहे हैं,
लेकिन इसी जातियों का रहते हुए, इसी जड़वत होते हुए भी इतने बड़े बड़े परिवर्तन बिहार में हुए हैं। आपको लालू प्रसाद की पार्टी 1991 के लोकसभा चुनाव में 54 में झारखंड यूनाइटेड था, 53 सीट जीत लिया था। जीता था ना भाई। और उसी बिहार में नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने 2019 में 39 सीट जीत लिया 40 सीट में। ओके सर, आप किसको वोट दोगे? आप किसको वोट दोगे? देखिए, ये तो सीक्रेट मैटर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हम वोट अगर देंगे। किसको नहीं दोगे, चलो आप ये बताओ। नहीं, हम मेरे वोट देने का क्राइटेरिया हुआ कि भाई जो कैंडिडेट असेंबली के चुनाव है, जो हम कोशिश करेंगे कोई ऐसे आदमी को वोट दें, हमारा वोट ऐसे आदमी को पड़े जो कि घृणा नहीं फैला रहा हो सोसाइटी में, जो करप्शन नहीं कर रहा हो, जो कैंडिडेट के रूप में अच्छा हो, जो ऐसे पार्टी से नहीं आता हो जो किसी धर्म के नाम पर हेट कर रहा हो या कोई बहुत भ्रष्ट हो या बाहुबली हो, उसको तो हम वोट नहीं देंगे। जो अवेलेबल कैंडिडेट है उसमें से कोशिश करेंगे जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, जो हमारे सबको लेके चलने वाला हो, किसी को गाली गुप्ता करने वाला नहीं हो, उसको हम वोट दें। मेरा वोट का क्राइटेरिया यही होगा। तो जो संविधान में विश्वास करता है, आपका जो क्राइटेरिया उस हिसाब से तो आपको नोटा भी डाल के आना पड़ेगा फिर। हाँ, अगर ऐसा कैंडिडेट नहीं रहा तो नोटा हम ही लोगों की तरह के आदमी के लिए बना हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि आपको वोट खराब करना है नोटा भी डालना। नहीं, खराब की बात नहीं। ऑप्शन क्यों इलेक्शन कमीशन ने बनाया? एक रिफ्लेक्ट करने का तरीका है कि भाई जितने लोग खड़े हैं उसको हम पसंद नहीं करते हैं, हम नोटा पर वोट डाल लेंगे, ठीक है। हमारा नोटा में भी क्राइटेरिया, अगर सबसे ज्यादा नोटा पर वोट पड़ गया तो बाकी सारे लोग हार जाएंगे। ये भी है। फिर से चुनाव होगा। तो हम ये नहीं कहते कि नोटा पर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो राइट दिया है, इस राइट का तहत जो भी बेहतर आदमी हो, कोई आपको गॉड तो वहाँ पर भगवान कृष्ण को खड़ा नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो अवेलेबल लोग हैं, जो अवेलेबल पार्टी है, उसमें जो मेरे आइडियल के नजदीक है उसको हम वोट दे देंगे। ओके सर, ही ऑल्सो वांट टू आस्क। हाँ, पूछिए सर। जैसे आज आप बता रहे हो कि जैसे हेट का माहौल है एक सोसाइटी में, और जैसे मैं आपकी फोकलोर वाली बुक पढ़ रहा था तो उसमें आप बताते हो कि जैसे गुरु जो गोरखनाथ थे, उनके फॉलोअर्स थे वो हिंदू योगी थे, मुस्लिम योगी थे। तो जैसे मेडिवल टाइम्स में या भक्ति के मूवमेंट के टाइम्स में हम देखते हैं कि जो लोगों की आइडेंटिटी होती थी वो फिक्स नहीं होती थी। एक तरीके से ये होती थी कि वो हिंदू भी हो सकते थे, पर वो मुस्लिम्स की भी, मतलब इस्लाम को भी मानते थे, दरगाह में जाते थे, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते थे। बट आज के टाइम पे हम एक देख रहे हैं कि मतलब जो फिक्सेशन हो रहा है आइडेंटिटी का, एक इमोबाइल आइडेंटिटी बन रही है कि मतलब अगर आप हिंदू हो तो आप ये नहीं हो सकते, अगर आप मुस्लिम हो तो आप ये नहीं हो सकते। ये आज के टाइम पे इतनी खतरनाक, इतनी नुकसानदायक आज की सोसाइटी में, मतलब कि एक रेस्पेक्ट कम कर रही है आपकी दूसरी आइडेंटिटीज की तरफ। ये देखिए, आज भी आप जाएंगे अजमेर शरीफ में तो वहाँ के भीड़ को देखेंगे तो आज भी मिक्स पाएंगे आप, लोग जाते हैं। आज बिहार में मनेर शरीफ है जो दरगाह है किसी सूफी सेंट का, वहाँ आप जाएंगे तो अभी भी पाएंगे कि हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। पटना साहिब में गुरुद्वारा में सब कोई जाता है। लेकिन बात है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप आज का है इस डिवीजन को बढ़ा रहा है, और मीडिया में भी उन्हीं लोगों की बातें सामने आती है। सोसाइटी अपने में मूल रूप में नहीं परिवर्तन होता है, बहुत हजारों वर्ष लग जाते हैं सोसाइटी को चेंज होने में। आप हो सकता है कि हम नहीं जानते हैं किस धर्म का को आप बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप अगर हिंदू होइएगा, कोई आपको बोलेगा ना कि भाई मस्जिद है वहां जाके पेशाब कर दो, नॉर्मल ह्यूमन की बात बता रहे हैं, नहीं आपका जमीर डोल जाएगा कि भाई गलत बात है ये हम नहीं कर सकते हैं। कोई मुस्लिम भी होगा, किसी कम्युनिटी से आता होगा, और उसको बोले कि शिव जी के मंदिर पर जाकर अगर विकृत नहीं हुआ हो तो ऐसा नहीं कर सकता है वो। कोई नहीं करता है इस तरह से। तो ये जो गुडनेस है ह्यूमन बीइंग का, कोई औरत जा रही है रोड पर और कोई छेड़खानी किया, आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा अन्यायी लगे कि भाई कैसे इसको हम बचावें,
ये आप नहीं देखेंगे किस धर्म की औरत है, किस धर्म का क्या बात है। और जो बदमाश होगा उसका फायदा उठाएगा कि भाई ये कर रहा था, हम भी कुछ उसमें से लूट लें उसका। हाँ। तो ये जो इमोशन है, ये निगेटिव और पॉजिटिव ऑल द टाइम रहते हैं इसमें, ये जान लीजिए इस चीज को। हमारा लीडरशिप जो है, हमारा सोसाइटी जो है, इसमें किस चीज को वो प्रोनाउंस कर रहा है और किसके साथ हम जा रहे हैं। तो कभी कभी निगेटिविटी, वही स्पेल की बात मैं कर रहा हूँ, क्लाउड का हो जाता है। लेकिन मानवीय जो भावनाएं हैं, वो तो जो सेंट जो होते हैं, जैसे गोरखनाथ या कबीर, ये नहीं कि उनके टाइम में भी आपको तुलसीदास के बारे में सुनते हुए कि जो अवधि में उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, तो ब्राह्मणों ने उसको दबा दिया और बोला कि भाई संस्कृत का कैसे लिख सकता है, और उसको बहुत प्रताड़ित किया। और तुलसी को कि देव भाषा में नहीं लिख रहा, अवधि में लोगों की भाषा में लिख रहा है। उनको पोएट संत लोगों ने नहीं माना, बहुत सारे। तो ऐसी बात नहीं है कि कबीर जब कटाक्ष करते हैं आपको रूढ़ियों के ऊपर, अगर रूढ़िवाद के ऊपर, उस तत्कालीन समाज पर, हिंदू और मुसलमान समाज दोनों पर वो कटाक्ष करते हैं, तो अगर रूढ़ी नहीं है तो कटाक्ष किस पर कर रहे हैं? वो है वहां पर उस तरह के एलिमेंट उस समय भी विद्यमान है, तभी वो अटैक कर रहे हैं ना। उस समय के कंजर्वेटिव एलिमेंट जो है वहां पे। और ये कम्युनिटी में नहीं होता है। ये भी बात गलत नहीं है कि किसी ने आतताईपन में अपने जमाने में मंदिर को नहीं तोड़ा होगा, किसी मंदिर वाले ने किसी बौद्ध के स्थान को नहीं तोड़ा होगा। तोड़ते राज कैसे चलेगा? राज की बात है, उसमें भिन्नता। ये कोई हर काल में हर तरह के लोग होते हैं, तभी तो जो गीत निकलते हैं, कविताएं निकलती हैं, साहित्य जो निकलता है उस तत्कालीन तो कॉन्फ्लिक्ट से ही निकलता है ना। तो ये नहीं कि आज ही कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के लोग आज हो गए हैं। जैसे युग की भी कल्पना जो हमारे फोकलोर में और साहित्य में और लिटरेचर में है, त्रेता युग, सत्य युग, और जो बनाया गया है, द्वापर जो युग बनाया गया है, काल में नहीं बनाया गया है। वो मानसिकता में, भाई जिस काल में राम थे उसी काल में भी त्रेता युग में ही रावण थे ना। राम और रावण तो एक साथ एग्जिस्ट करते थे ना। तो त्रेता युग में बोले कि भाई यहाँ पर राम राज्य है, तो केवल राम राज्य थोड़े था, रावण राज्य भी था ना, तभी राम राज्य था ना। तो कहने का मतलब कि ये युग की बात नहीं कि त्रेता युग का बात बड़ा अच्छा था, वो उसके बाद से कोई और युग, द्वापर युग आया तो उससे थोड़ा खराब हो गया, उसके बाद से कल युग आ गया। ये युग परिवर्तन नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही होता है ह्यूमन बीइंग का कि वो एविल कंस था और कर्ण भी दोनों था ना, दोनों द्वापर में थे ना। आपको उसी महाभारत की लड़ाई में अर्जुन भी थे, तो और उनके पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके उसी द्रोणाचार्य लोगों ने मार दिया ना, जयद्रथ ने मार दिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो जिसे काल की आप बात कर रहे हैं, काल बाध्य नहीं है। उस तुलसी के जमाने में भी एविल फोर्सेज रहे होंगे, तभी कबीर के जमाने में तभी उनको लिखना पड़ा कि पत्थर पूजे पर हर मिले तो वह पूजू पहाड़। इसलिए कि कोई पत्थर को पूज करके उसको तकियानूस बना रहा होगा, जो सोसाइटी में हेट्रेड क्रिएट कर रहा होगा। या दाता पर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, कुछ उस तरह का कोई कंजर्वेटिव आदमी होगा कि वो अपना बांग दे रहा होगा, कहीं ना कहीं से सोसाइटी को प्रभावित कर रहा होगा। तो दैट्स व्हाई द पोएट्स, द सेंट पोएट्स, वो किसी धर्म के खूंटे से वो बंधे हुए हैं, वो मानवता के लिए हैं। तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चलते रहता है, वो किसी खास कालक्रम में। ये नहीं कि उस समय नहीं था, आज है। सब समय में आज भी आपको बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी प्यार के गीत गाने वाले बहुत संख्या में। अदरवाइज बिरहा हीर रांझा के गीतों को आज नील राथमन ब्रिटेन के हैं, उन्होंने क्यों लिखा है? मैंने तो केवल पहली बार नहीं लिखा है। आज भी आप जाएंगे तो हुमायूं के टॉम को लिखने वाले राइटर्स हैं। ताजमहल को ठीक है कोई बता रहा है कि शिव जी का मंदिर है कि क्या वहाँ पर है, लेकिन एट द सेम टाइम उस मोहब्बत के गीतों को गाने वाले भी आज भी उसी संख्या में लोग प्यार करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ये तो
और सर एक मुझे और भी बिहार के बारे में बहुत अच्छी बात ये लगती है कि जैसे पिछले 1 या 2 दशक में जिस तरीके से सोसाइटी में जैसे कम्युनलाइजेशन का एक माहौल आया है, उत्पन्न हुआ है, हम देखते हैं कि कई स्टेट्स में कम्युनल राइट्स बहुत हुए हैं, मतलब एक तरीके से यूपी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बट बिहार की सोसाइटी में हमें उस तरीके के कम्युनल राइट्स फिलहाल के टाइम पे नहीं देखने को मिलते। उसका रीजन क्या, मतलब उसका क्रेडिट आप लीडरशिप को देते हैं, समाजवाद सेकुलरिज्म की जो आइडियोलॉजी है लालू की हो चाहे नीतीश कुमार की हो, उसको देते हैं, या फिर मतलब एक बिहार की सोसाइटी मतलब लोगों का कुछ है? नहीं, देखिए बिहार की सोसाइटी में प्री 99 लालू यादव के पास, हाँ वो भागलपुर वाला जो भागलपुर, नालंदा, उसमें झारखंड बिहार यूनाइटेड था, हजारीबाग, रांची, इसमें बिहार शरीफ, ये सब बहुत सेंसिटिव इलाके हुआ करते थे। 1948 में भी बिहार में बहुत बड़े दंगे हुए थे, लोग मारे गए थे। तो ये नहीं कि बिहार की सोसाइटी हमेशा से ही बहुत सेकुलर सोसाइटी रही है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर सोशलिस्ट आंदोलन हुए, नक्सलाइट आंदोलन, सब आंदोलनों का भी वहाँ पर रोल है जो सोसाइटी को चेंज किया। फिर लालू यादव का सामाजिक न्याय का जो आंदोलन लालू यादव ने, तो लालू यादव के पास बहुत सारी निगेटिविटी थी, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी थी कि उन्होंने ये दंगे को, यादव, मुस्लिम, हिंदू, बैकवर्ड यूनिटी को उन्होंने रेस्टोर किया। और जो दंगे खत्म हुए या कम हुए वो लालू यादव का टाइम, उसमें नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ ही थे, जनता दल था। तो इन लोगों की जो ट्रेनिंग थी, जयप्रकाश नारायण के सोशलिस्ट स्ट्रीम से लोग आते थे, तो इनकी ट्रेनिंग जो थी वो आरएसएस या बीजेपी की ट्रेन लोग नहीं थे जो सत्ता में आए। तो फिर सोसाइटी को अपने तरह से, उसमें नीतीश कुमार जी को हम कह सकते हैं कि जहनीत तौर पर कम्युनल आदमी नहीं है, बिकॉज उनका ट्रेनिंग नहीं है उस तरह, उनका ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट अलायंस करना दूसरी बात है, वो स्ट्रेटेजिक रीजन होता है पार्टी का। तो लालू प्रसाद जी हो या नीतीश कुमार जी हो, यहाँ पर मैं क्रेडिट दूंगा कि सोसाइटी में जो एक एका होना चाहिए, जो धर्म के आधार पर बहुत ये विद्रुपता नहीं फैलना चाहिए। तो इसमें सामाजिक आंदोलनों का अगर हम क्रेडिट देंगे तो उसमें लालू प्रसाद जी को पहले क्रेडिट हम देंगे, जिन्होंने सेकुलरिज्म से आगे लड़ाई लड़ी। और बहुत एक्सटेंट तक नीतीश कुमार ने बहुत छेड़छाड़ उससे नहीं किया है। पर अगर आप देखें सर, पुराने जो जनता दल वाले पार्टी वाले जितने भी नेता हैं, कम्युनल उनमें से कोई नहीं है। नहीं है, चाहे चौटालाज हो, चाहे ये मुलायम नहीं, ये लोग जो है नहीं, वो लोग कम्युनल नहीं है। जहरिया एडजस्टमेंट एक दूसरी बात है। मायावती भी बीजेपी से कहीं कहीं पर समझौता उन्होंने करते हुए नजर आएंगे। किया है। वो नीतीश कुमार को भी देखिएगा बीजेपी के साथ, लेकिन उनमें और आदित्यनाथ में फंडामेंटल डिफरेंस, रात दिन का। हाँ, रात दिन का अंतर है। वो उनकी दृष्टि उस तरह से नहीं हो सकती है। मायावती आदित्यनाथ की तरह या किसी हिंदुत्ववादी मिलिटेंट की तरह वो नहीं हो सकती है। उनका ट्रेनिंग दूसरे तरह का है, उनका जो वर्ग है उस रूप में ट्रेन नहीं हुआ है, उस विभत्सता में वो नहीं है। तो अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, बहुत सारे डिमेंशन है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है, लेकिन जो चीज़ नहीं उनमें है वो तो नहीं है। नहीं है भाई, वो सांप्रदायिक, वो आदित्यनाथ नहीं है। वो अमित शाह की तरह जाके पाकिस्तान जाओ, ये सब पड़ाका फूटेगा, इस तरह की बात नहीं बोल सकते हैं। हाँ। वो बेसर इंस्टिंक्ट नहीं है। नहीं, इंस्टिंक्ट नहीं है। और एक सर ये भी है कि जब हम यूपी की पॉलिटिक्स देखते हैं मायावती के दौर पे, तो एक मतलब लोगों में जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हुआ है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मतलब मायावती के शासन में उनको ये महसूस हुआ कि ये लोकतंत्र हमारा है, कि हमारे पास पावर है और हम ही नेता चुनेंगे एक तरीके से। उसी तरीके से हम एक लालू यादव के पीरियड को देखते हैं, तो 90s में हम ये पता लगता है कि लालू यादव ने सोसाइटी को एक तरीके से इनेबलिंग बनाया, कि मतलब जो लोअर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, उनको एक एहसास करवाया कि मतलब सत्ता की चाबी उनके हाथ में, वो रियल शासक है। बट हम देखते हैं कि कई बार ये भी माना जाता है कि लालू यादव सोशल इनेबलर थे और नीतीश यादव एक तरीके से उन्होंने उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया, बट वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा थे, कि मतलब उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दों पे काम किया, रोड बनवाई, इलेक्ट्रिसिटी बनवाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब एक तरीके से सोशल इनेबलर जो एक तरीके से फाउंडेशन लालू ने क्रिएट किया, और उस पे हम देखते हैं कि नीतीश कुमार वो बिल्डअप करते हैं। देखिए, लालू यादव
यह कांसी राम जी ने जो काम किया, जो कि जिसकी उत्तराधिकारी मायावती बनी, ये लोग इनेबलर ही नहीं है, ये लोग फिनोमेना हैं। एक ऐसे तबके को अभी के आज के दृष्टिकोण से आप 25 साल के हैं, 30 साल से नहीं देख सकते हैं, जो उस युग को देखा है कि नो मैन्स लैंड बूथों के बीच हुआ करता था, जिसको हम लोगों ने देखा है। नो मैन्स लैंड क्या था कि एक भूमिहार का गांव है, एक और दबंग किसी जाति का गांव है, बीच में किसी दलित का गांव है और उसका बूथ है। तो ये दो बड़ी जातियां जो थी, सेंचुरी से जब से आज़ादी हुआ था, जा करके उस अपना वोट मार लिया अपने जगह पर, अब उसको बांट लिया, उसको रहे तुम घर में रहो अपना, उसका सारा वोट कब्जा कर लिया। उसको वोट का अधिकार नहीं था, न वो बोल सकता था कहीं जा करके, पिटा जाता, कुछ होता उसमें, मार दिया जाता, उसको मैंने ये कहने का भी अधिकार नहीं था कि हमको वोट देना है, कह भी नहीं सकता था। और ये आता था सेंचुरीज ओल्ड जो हिंदू वर्णाश्रम की, कि ब्राह्मण के सामने, अपर कास्ट के सामने, राजपूत के सामने वो खड़ा होकर के इस तरह का बात कैसे कर सकता है। खटिया पर बैठना एक सिंबल है कि तू तो नहीं ही बैठ सकता है, लेकिन हमको वोट हो, हमारी सरकार हो, इतना मन बढ़ जाएगा। ये बात भी कैसे कर सकता है भाई, इस तरह का बात आके काम कर रहा है। कंप्लेन भी कैसे कर सकता है, कंप्लेन भी कैसे कर सकता है। उसके लिए स्कूल के दरवाजे भी बंद हैं, वो थाना में भी जाएगा तो अरे ये तो चमार सियार हाहिर बिलार है, कहाँ से आया हुआ है भाई, कहाँ तुम आके तुम बाबू साहब के खिलाफ आकर के FIR लिखवाएगा। इस तरह का, तो उस तरह के आदमी का इनेबलर ही लालू प्रसाद नहीं है। उस तरह के आदमी को यही अधिकार नहीं दिया कि तुमको हम वोट का राइट दे दिए कि तुम चढ़ के शासन कर सकते हो, तुम्हारा नंबर ज्यादा है। अब खटिया पर जगह तुमसे मिलेगा तब वो बैठेगा, उसका नंबर कम है। ये जो थानेदार जो है और जो DM साहब है, ये नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है, मालिक तुम हो। तो ये क्वांटम जंप था उसके जीवन में, ये नया सवेरा था। इसीलिए लालू यादव फिनोमेना है। ऐसे वर्क को उन्होंने बताया जो संविधान ने 1949 में जो थियोरेटिकली दिया था, उसको प्रैक्टिकली लालू प्रसाद ने उस जमात को ला के सामने खड़ा कर दिया। वो पावर में आ गए, उनके जातियों के समूह के लोग सत्ता में आ गए, और उनको जाके गांव में उस तरह से नहीं कर सकते हैं आप वर्क। सेम वे कांसी राम जी ने उस दलित लोगों को खड़ा किया। बाद में किसने एडजस्टमेंट किया, क्या किया, कई तरह की बातें होती हैं, तो ये बताया कि कोई साधु लोग नहीं है। लेकिन ये लोग फिनोमेना है, ये कभी खत्म नहीं होगा इन लोगों का। ये अब नीतीश कुमार जी ने काम किया जा करके, लेकिन बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, इवन अति पिछड़ों को उन्होंने दिया, लेकिन रिजर्वेशन दिया, वुमेन के लिए काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन अगर वही 1990 में होते तो हो सकता था कि वो काम नहीं कर सकते थे। तो लालू यादव का फिनोमेना था, उनका जो उनका मिराकुलस पर्सनालिटी था, वही उस काम को कर सकते थे। उस क्षण के नेता वही थे, इसलिए वो फिनोमेना है। और ये लोग परफॉर्मर हैं, दूसरे लोग जो हैं। और मायावती भी हैं, मायावती भी कांशीराम, बेसिक नींव के पत्थर तो कांशीराम जी है ना। हाँ, मायावती जी ने कांशीराम के रास्ते पर चली, उनके लीगेसी को उन्होंने हैंड डाउन किया, तो उनका भी रोल हम मानते हैं। लेकिन लालू यादव के स्थान पर कांशीराम खड़ा होते हैं। अच्छा। या कांशीराम के स्थान पर लालू यादव खड़ा होते हैं। अच्छा। फर्स्ट जनरेशन वही लोग थे ना। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, मतलब लालू यादव की जो रेजिम है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, कि मतलब उस टाइम पे मतलब बहुत एक तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रही लालू यादव के टाइम पे। बट एक इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाता है कई बार कि मतलब जैसे जो लोअर कास्ट थी या फिर मतलब बैकवर्ड कास्ट थी, जब उनको ये एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पावर को एजर्ट करना शुरू किया, और वो जो पावर को एजर्ट किया तो उसका एक मैनिफेस्टेशन था कि मतलब उसका वायलेंस ने एक रूप ले लिया एक तरीके से। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब दोनों साइड बाय साइड जा रहे हैं, एक तरफ तो वो अपने आप को एजर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट एक तरीके से वो नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी है वायलेंस के रूप में। ठीक बात है। इसमें
ये तो बात सही है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि जब एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जब सत्ता में आती है तो सोशल चर्निंग होता है और उसके दुष्परिणाम होते हैं कि एनार्की, सारे लोग तो एडुकेटेड हैं नहीं और फिर उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट, उसमें एनार्की बढ़ता है। और इसमें चीफ मिनिस्टर की जो सत्ता का जो होल्डर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको हम कंट्रोल करें, इसको हम बैलेंस करें। तो लालू यादव जिस हद तक एनेबल किया सोसाइटी को उस हद तक वो ठीक है, जिस हद तक कंट्रोल किया उस हद तक वो ठीक है। आज जहाँ पर वो फेल हुए उनका शेयर है, रहना चाहिए उनके पास। असफलता उनकी रही कि अगर एनार्की हुआ, बैड लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हुआ, तो अगर लालू प्रसाद जी को ये क्रेडिट जाता है कि एक सोशल वर्क को उन्होंने एम्पावर किया, तो फिर डिस्क्रेडिट भी जाएगा कि जो अगर कुछ खराब हुआ है राज्य में या कुछ एनार्की बढ़ी है तो उससे एब्जॉल्व भी कर देना कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, केवल चर्निंग हुआ इसलिए ऐसा हो गया, तो ये भी कहना ठीक नहीं है। मतलब क्या ये भी है कि मतलब लालू यादव ने उसको उस हद तक कंट्रोल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके एक पॉलिटिकल बेनिफिट्स? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो सकता है। ये देखिए, एक बार आप किसी कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो एलिगेशन लगाया जा सकता है कि लालू यादव ने प्रमोट किया, लेकिन एक बार सीएम के कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना, तो उसके इस तरह के स्ट्रक्चर है कि इसके जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आप चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रोटोकॉल, कैबिनेट, एक स्ट्रक्चर में काम करते हैं ना, और फॉर द गुड ऑफ द पीपुल आप काम करते हैं। ये लालू यादव इतने फुलिश नेता नहीं है कि इस काम को हम करेंगे तो हमको पॉलिटिकल बेनिफिट लालू जी को 1995 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ। क्यों विक्ट्री हुआ? इसलिए कि बैकवर्ड क्लासेज एम्पावर्ड फील किया, डिप्राइव्ड सेक्शन एम्पावर्ड फील किया। वो अपने आप में काफ़ी है आपको चुनाव जितवाने के लिए। किसी गुंडे को हम प्रमोट करेंगे जा करके भीतर से अपना उकर के, ये लालू यादव इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उनके शेयर ऑफ जो अगर एनार्की या कुछ लोगों को कंप्लेंट हुआ कि भाई ये एनार्की हो रहा है या चोरी डकैती या बदमाशी किडनैपिंग बढ़ रहा है, तो सरकार को उसको कंट्रोल करने में सफल होना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर। पर उन्होंने नहीं किए होंगे, उनके शेयर ऑफ फेलियर होंगे, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और जो अपने एग्जाम्पल अपने जगह पर हैं। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन अब खत्म करते हैं, काफी देर हो गई। नहीं, थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन ये है कि रेल मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था? तो ये जितने भी बिहार के पॉलिटिशियन है, रेल मंत्रालय से क्या अफेक्शन है इनका? रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये रेल क्यों चाहते हैं? देखिए, जो 4-5 जो मंत्रिमंडल है ना, फाइनेंस, होम, डिफेंस, ये सारे जो मिनिस्ट्री हैं, इसमें रेलवे जो है उससे नीचे आता है। होम मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, जो ये मेजर जो मेन है। हाँ। लेकिन रेलवे का एक पॉपुलर इफेक्ट है। जैसे आप सुनते हुए कि गनी खान चौधरी कांग्रेस के टाइम में मालदा से जीतते थे, बराबर रेलवे मिनिस्टर बन के मालदा को बहुत बड़ा सेंटर उन्होंने बना दिया। उत्तर प्रदेश के कमलापति त्रिपाठी जो बनारस के थे, तो बनारस एक ठो रेलवे का स्वर्गलोक हो गया। वो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करने का या उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आप फाइनेंस मिनिस्टर बनिएगा तो हो सकता है कि उतना तंत्र आपके पास नहीं है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन में तो सब लोग चढ़ता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए जो पॉपुलिस्ट नेता होते हैं, जो लोगों के जितने लोगों का नाम आप लिए कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान जी, तो ये सारे लोग ग्राउंड के नेता थे, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जिनके पास लोग थे। और वो भारत का जो रेल है वो लाइफ लाइन है, हर लोग उससे अफेक्टेड होता है, तो उसमें कुछ बेनिफिट पहुंचा सकते हैं डायरेक्ट लोगों को। तो इसलिए ये लोग उस पर चाहता है कि हमको मिल जाए। चूँकि संख्या ज़्यादा, बिहार में ऑलवेज पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट स्टेट है, वो छोटा स्टेट है नहीं, तो जो भी जीत के जाएगा, जो पार्टी जीत के जाएगा, उसका बहुत बड़ा नंबर रहता है, तो उनका वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी काम करता है। रामविलास जी के टाइम में रामविलास जी का काम किया हो, नीतीश जी के टाइम में नीतीश जी का काम किया हो, लालू जी के टाइम में
लालू जी का काम किया होगा। ये तो है तो इसलिए ये प्रभावशाली नेता लोग थे और इनको मिल जाता था। सर। एक बंदे को भूल गए हम, चिराग पासवान, हाँ, मोदी जी के हनुमान। क्या लग रहा है कुछ करेंगे वो? कुछ की देखिए, आप इन नेताओं को अभी इनका जो लिगेसी है रामविलास पासवान जी का है। रामविलास पासवान जी दलित नेता थे, बिहार के कद्दावर नेता थे, लंबे समय तक वो कितने बार सत्ता में रहे, एमपी रहे, बाहर रहे। 60 से 69 में पहली बार बिहार असेंबली में चुन करके आए थे, एमएलए रहे, एमपी रहे, राज्यसभा में गए, सब मंत्रिमंडल में रहे। तो एक सेक्शन ऑफ दलित जो उनके कास्ट का, पासवान जिसका बहुत डोमिनेंट नंबर में बिहार में है, उनका लिगेसी चला, उसी को इन्होंने इनहेरिट किया है चिराग पासवान जी ने। इनके 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हाँ। और पिछले बार भी 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके पिछले चुनाव में 2019 में जीते थे। तो लिगेसी को तो इन्होंने इनहेरिट किया है। वो वोट बैंक भी 5 या 6% पिछले चुनाव में भी इनको मिला था। वोट बैंक इनके पास है जो इनको ताकतवर बनाए हुए है। लेकिन अभी रामविलास जी अपने क्लाइमेक्स पर जा करके बहुत चीज़ अचीव करके, बहुत स्ट्रगल करके बने। अभी इनकी लड़ाई शुरू हुई है। ये इनिशियल स्टेज। हाँ, इनिशियल स्टेज है। पर कैबिनेट मिनिस्टर है। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ही तो बता रहे हैं कि अभी जो भी मंत्री हैं, जो भी कुछ है, उस लिगेसी के आधार पर है। पिछले वाले लिगेसी के आधार पर है। अब पिता नहीं हैं, 2019 में उनका डेथ हो गया। अब इन्होंने अपना रास्ता बनाना शुरू किया। तो मोदी के हनुमान वो पॉलिटिकल जुमला और मीडिया का बात है, चाहे वो जो अपने बोल रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान के वो बेटा हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर रामविलास पासवान के बेटा नहीं होते तो लाखों घूम रहे हैं मोदी के हनुमान। तो मोदी का हनुमान है लाखों घूम रहे हैं। और मोदी भी उनको याद नहीं, जो भी उनको भाव दे रहा है, उनके उस वोट, उस बेस फादर के बनाए हुए लिगेसी के आधार पर वो वोट दे रहा है। अगर उसको पता चल जाएगा कि भाई ये इसके पास वोट नहीं है, तो रामविलास हनुमान बोलेगा तो उसको दंडित होगी, ये हमारा हनुमान कहाँ से हो जाएगा। भागते हो कि नहीं यहाँ से हनुमान। तो वो फादर के लिगेसी का ताकत है। और हमारे तरह के आदमी के गुड विशेज होगा कि भाई इतने बड़े नेता का लिगेसी आप कैरी करते हैं, तो आपके लिए गुड विशेज है। बट यू हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस। आपको इस अभी बहुत दिखाना बाकी है इस राजनीति में। वो मोदी का हनुमान जो है, ये बहुत क्षणिक की सब बात है। वो लॉन्ग हॉल है, लॉन्ग हॉल है अभी। तो अब देखिए। ओके सर, देन थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके।